देते थे ताकि मेरा खर्चा चले। उसी स्ट्रगल करते हुए हमने आगे धीरे-धीरे करके वो पढ़ाई की, उसी हिसाब से चले। ओके, फाइन, फाइन, ठीक है। अभी जैसे सीए हुआ, अभी आपने पिछले 15 साल आप सीए का काम कर रहे हो, 16 साल हो गया जी। 16 साल हो गए, ओके। और अभी आपने एजेंसी जो ले लिया, 15 साल के बाद आपने एजेंसी ले लिया, ठीक है ना? मिसेज़ मिसेज़ के नाम पे आपने एजेंसी ले लिया, ओके, फाइन। तो इसका मतलब आपको ये 15 साल जो आपका जो एक्सपीरियंस है, उसका यहाँ पर बहुत सारा फ़ायदा हुआ होगा? डेफ़िनेटली देखिए एक एक चीज़ आप जानते ही हैं कि ये सिर्फ़ मेरा प्रैक्टिस है उसके लेके नहीं है। एक तो आप जैसे-जैसे उम्र जाती है, आपका जो एक्सपीरियंस बढ़ता है, लोगों के बारे में, लोगों को रीड करने की एक सिर्फ़ प्रोफ़ेशन वाइज़ ही नहीं है, प्लस आपके लिंक्स बढ़ते हैं, आपको जानकारियाँ बढ़ती है और हमारे पास तो देखिए फाइनेंस से रिलेटेड हमारा प्रोफ़ेशन उसी से रिलेटेड है और खुद कुछ मेरे को भी शौक है तो मैं जानकारी रखता भी हूँ। उस कारण भी मेरे को नो डाउट नॉलेज बेस बढ़ाने में बहुत ये 15 साल, 16 साल जो हैं, बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ हुए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा उसका रहा कि मेरे को नॉलेज प्लस क्या एक वर्किंग स्टाइल हो जाती है, कि आपको प्रोफ़ेशनली कोई भी चीज़ करनी होती है ना, तो प्रोफ़ेशनली करनी है। आपको क्लाइंट को कैसे क्या चीज़ समझाना है जो उसके फ़ायदे का हो। क्योंकि जब भी अपन अपना फ़ायदा देखने लग जाते हैं ना, तो क्लाइंट का फ़ायदा चला जाता है। और वो क्या होता है कि हो सकता है कि आपके किसी ऑब्लिगेशन में या किसी रिलेशन के कारण एक बार कर भी ले, पर वो लॉन्ग टर्म चलता नहीं है और दूसरे को जाके बोलेगा मेरे को तो फँसा दिया या मैंने ऑब्लिगेशन में किया। तो उससे क्या होता है कि आपका जो गुडविल क्रिएशन नहीं होता है, जो कि जनरली अभी क्या हो रखा है जो कि मैं अभी सारे जितने भी एजेंट जुड़े हुए हैं, एडवाइज़र्स जुड़े हुए हैं, मैं उनको ये बोलूँगा कि अपना एक्चुअली खासकर एलआईसी की मैं बताना चाह रहा हूँ, एक इमेज खराब कर दी गई है कुछ लोगों द्वारा कि भई एलआईसी एजेंट को देखते ही लोग भाग जाते हैं, कि भई वो पकड़ लेगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि अपन ने अपना देखने लगा मेरी 12 पॉलिसीज़ नहीं हुई है, मेरी 2 पॉलिसी करनी है, मेरे को चलना है। जिस दिन आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाइंट के ऊपर डाल दोगे कि इंश्योरेंस आपकी ज़रूरत है, मेरी नहीं है, उसी दिन वो आके बोलने लगेगा मेरे को इंश्योरेंस करना है। प्रॉब्लम क्या होता है नॉर्मली हम लोग अपना पुश करते हैं कि भाई मेरा पॉलिसी नहीं हुआ है, मेरा 12 पॉलिसी करनी है, मेरे को इतना नहीं हुआ है, आप काइंडली कर दो, ये कर दो, 2 पॉलिसी कर दो। तो क्लाइंट को लगता है यार मेरी ज़रूरत है ही नहीं, सामने वाले की ज़रूरत है। तो डिफरेंस यही है सर और यही जो 15 साल का मेरे को फ़ायदा यही है कि एक मेरे को मालूम है कि प्रोफ़ेशनली कैसे डील करते हैं, लोगों के साथ कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है, कितनी करनी है। कई बार आप ज़्यादा करते हो तब भी खराब है, कम करते हो तब भी काम नहीं होता है। तो सारी चीज़ का वो एक प्रोफ़ेशनली आज मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे प्रोफ़ेशन के कारण ही फ़ायदा मिला, लेकिन कई जन जो ऐसे जो 15 साल, 20 साल किसी भी फ़ील्ड में अगर काम कर रहे हैं, वो अगर कोई भी चीज़ उसमें एक्सपीरियंस बाय ऐज और बाय वर्क मतलब ऑटोमेटिक आ जाता है और एक्सपीरियंस हमेशा काउंट होता है, वो हर जगह फ़ायदा देता है। सर लॉकडाउन में ही आपने एजेंसी लिया, मतलब लॉकडाउन हो गया जस्ट उसके पहले, बाद में। नहीं जस्ट और पहले। तो लॉकडाउन में बहुत सारे बिजनेसमैन जो है उनको तो फटका बैठा था, उनको तो प्रॉब्लम हुआ ही था। जी, बावजूद उसके आपने आपका एमडीआरटी जो है वो कंप्लीट किया है, और वो भी मात्र 3 महीने में कंप्लीट किया है, जी, बराबर ना? जी। तो लोग लोग अभी जो स्पेशली ये जो लोग हैं, वो किस तरीके से देखते हैं और ये कैसे हुआ, हमें वो जानना चाहिए। और लॉकडाउन को ये किस तरीके से देखते हैं? देखिए लॉकडाउन अगर मैं आपको बोलूँ अगर देश के हिसाब से बोलूँ पहले, हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी, नहीं तो शायद अपन बहुत से लोग अभी बात नहीं कर पा रहे होते जो अपने अभी लिंक्ड भी हैं। क्योंकि शुरुआत में सरकार के पास कैपेसिटी नहीं थी, उस बिल्डअप करने के लिए उन्होंने उसका प्रॉपर यूटिलाइज़ेशन किया, जो कि ज़रूरी था। अब अपन आते हैं अपने फील्ड में। आज हमारे प्रोफ़ेशन में हो, चाहे आज किसी एलआईसी एजेंट के लिए हो या किसी भी व्यक्ति के लिए हो फाइनेंस से रिलेटेड, इसमें बहुत इसका असर देखिए आप और मैं या जो भी अपने फाइनेंस से डील करते हैं, वो मैक्सिमम बिज़नेसमैन या जो क्लाइंट से अपन करते हैं, अगर उनकी इनकम कम होगी, तो डेफ़िनेटली अपने को तकलीफ़ होगी। क्योंकि अल्टीमेटली वही अपने को प्रीमियम पे करेंगे और ये इस साल बहुत बड़ा झटका लगा है बिज़नेसेस को, बिज़नेस हाउसेस को, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आते हैं कि अपन इसको क्या मैंने जो किया या जिन-जिन लोगों ने किया उसका पॉज़िटिव भी निकला है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो पहले 40 दिन के लॉकडाउन था, पिन पॉइंट वाला जिसमें कुछ भी अलाउड नहीं था ऑलमोस्ट, उसी टाइम को हमने अपनी नॉलेज बेस बढ़ाने में
कैसे प्रोडक्ट को पिच करते हैं, कैसे क्लाइंट को अप्रोच करते हैं, कैसे क्लाइंट को समझाया जाता है, वो थोड़ा स्किल अप किया। क्योंकि ये डायरेक्टली ये थोड़ा सेल्स वाला पार्ट होता है। ये सेल्स वाले पार्ट में हम लोगों ने कभी किया नहीं, क्योंकि जरूरत पड़ी नहीं हमें कभी। हमारे क्लाइंट हमारे पास उसकी जरूरत से आता है, हम अपने टर्म्स पे काम करते हैं, तो थोड़ा फर्क हो जाता है। सेल्स में थोड़ा अलग होता है। तो वो थोड़ा दिवेश जी के गाइडेंस के कारण ये मेरे को एक अच्छा फायदा हुआ कि उस पीरियड को हमने यूटिलाइज किया। फिर जब थोड़ा करने लगे तो टाइम तो पूरा था ही, घर में ही रहते थे। उसको हमने और स्किल अप किया कि भाई ठीक है, आज म्यूचुअल फंड के साथ भी कंपेयर करते हैं अपन, ये करते हैं, आईआरआर निकालते हैं, कैसे क्या करना है, कैसे समझाना है, क्या समझाना है। वो इसकी सारी चीज नॉट सिर्फ ट्रेनिंग पे नहीं, ट्रेनिंग के बाद भी थोड़ी स्टडी की कि क्लाइंट के लिए क्या बेनिफिशियल है, क्या नहीं है, कैसे करना चाहिए। तो सारी चीज देखते हुए फिर उस लॉकडाउन को यूटिलाइजेशन किया है, और उसी को लॉकडाउन के बाद में हमने थोड़ा इम्प्लीमेंट किया, तो थोड़ा फायदा हुआ। सर आप जो अभी बोल रहे हैं, तो ये जो लोग हैं, जो एचएनआई लोग हैं स्पेशली, ये एचएनआई लोगों को क्या बोलना चाहिए तो वो पॉलिसीज के लिए तैयार होते हैं? क्योंकि मैक्सिमम तो हमारा प्रॉब्लम आईआरआर में अटकता है। वो तो हम लोग पूछने ही वाले हैं आपको, और वो आप हमें उसका जवाब दे देंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा मैं उसके पहले एक जानना चाहता हूँ कि ये लोग क्या चाहते हैं, जी। जहां मतलब बड़ा सम एश्योर्ड, जहां तक मुझे अभी मालूम है कि आपने एक बहुत बड़ा सम एश्योर्ड बेचा है 5 करोड़ वाला, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये जानना चाहूंगा कि ये एचएनआई लोग जो है, ये बड़े लोग जो है, तो ये बड़ा पॉलिसी कैसे बेचता है? इनका इनका माइंड सेट क्या होता है, और क्या बोलना चाहिए हमारे एजेंट्स भाइयों ने? देखिए, मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले आपको जो बताया, मैं उसी से शुरुआत करता हूँ। जब तक आप सामने वाले को, और खासकर एचएनआई में ये बहुत ज्यादा होता है, सामने वाले को उसकी जरूरत नहीं महसूस कराओगे, वो आपको पॉलिसी नहीं देगा, या आपके ऑब्लिगेशन में 1,50,000 रुपए प्रीमियम की पॉलिसी देगा कि ठीक है आप आए हो, मैं आपको टाल नहीं सकता, अब 50,000 रुपए, लाख रुपए, 2 लाख रुपए प्रीमियम की एक पॉलिसी कर दो। एचएनआई को आपको मेरे हिसाब से उसकी जरूरत महसूस करानी चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा आपको, किसी एचएनआई के बेटा हुआ है, बेटी हुई है, पोता हुआ है, पोती हुई है, कुछ भी एग्जांपल, अपने को क्या करना है, अगले को ये नहीं बोलना है उसके आगे पॉलिसी ले लो। मैं बोला देखिए, आपके शादी करोगे कितने सालों में होती है आपकी शादी? बोले सर 25-26 के आसपास होती है। रफली एक आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको। अच्छा ठीक है, अपने से घरों में शादी में कितने रुपए लग जाते हैं? बोला आज के डेट में करेंगे तो 50 लाख, 1 करोड़, 20 लाख, सबकी अलग अलग है। ठीक है सर, वो आप इन्फॉर्मेशन लीजिए इनफॉर्मल बातों में, फिर आपको मेहनत करनी होगी। देखिए, किसी के सामने, खासकर एचएनआई के सामने, अगर आप कोई भी प्रपोजल लेके जाते हैं तो आपके डाटा आपके पास होने चाहिए। आप अपने इतने प्रिपेयर्ड होने चाहिए कि सामने वाला जो भी सवाल करे, आप उसके जवाब दे पाओ। उसके लिए समझ लीजिए मैंने उनसे पूछा बातचीत की इनफॉर्मली, ठीक है, हो गया। एजुकेशन आपकी कितने एज के हिसाब से आप एक्सपेक्ट करते हो? 18 ईयर्स में नॉर्मली हायर एजुकेशन का पैसा चाहिए, नो डाउट। आप क्या सोचते हो, क्या हायर एजुकेशन आप कराना चाहते हो, किसकी एक्सपेंडिचर आज के डेट में कितनी है? फिर मैं उसको होमवर्क करता हूँ, फिर उसको इन्फ्लेशन से एक्सट्रीगेट करता हूँ कि देखिए आज जो 1 करोड़ है, 25 साल बाद वो 4 करोड़ होगा। तो फिर मैं सारे डाटा लेके उनके पास बैठता हूँ कि जैसे सर उस दिन आपसे बात की थी, अगर आप कर देखिए, करना, मैं हमेशा शुरुआत एक ही चीज से करता हूँ, आपको करना हो करिएगा पॉलिसी, न करना हो न करिए। डिस्कस तो कर ही सकते हैं। तो अगले को ये तो लग जाता है कि सामने वाला बेचने नहीं आ रहा है, एडवाइस देने आ रहा है। पहला, तो गुड। कॉन्फिडेंस बिल्डअप बहुत जरूरी है। फिर क्या करते हैं, हम उनको बताते हैं कि देखिए आपने उस दिन अपन से बात हुई, अब उसमें आपने बोला कि आज के डेट में 1 करोड़ रुपए लगेंगे। तो देखिए आज 1 करोड़ जो लगेगा, 25 साल बाद 1 करोड़ में नहीं होगी। उस टाइम के हिसाब से आप इन्फ्लेशन देखेंगे ना, जो रेट बढ़ रही है, एवरेज में अगर 5% लें तो वो 4 करोड़ के आसपास जाएगी। आपकी प्लानिंग है कुछ? मैं जानता हूँ कि आप दे सकेंगे 4 करोड़, बिजनेस से निकाल के देंगे, पर बिजनेस में हैम्पर होगा। इससे बेटर अगर अपन ऐसा कुछ प्लान करें आप, कि वो अभी से आप देते रहे थोड़े थोड़े करके, आपके पैसे भी इकट्ठे हो जाएं। प्लस अब मान लेते हैं एक बार के लिए कि आप बोलना चाहते तो हैं कि 25 साल बाद बेटे की शादी में 4 करोड़ खर्च करें, भगवान नहीं करे आपको कुछ हो गया तो आप चाहेंगे कि नहीं कि आप रहे या ना रहे, शादी उसी धूमधाम से हो? तो आपके इसके लिए कुछ प्लान किया है कि नहीं? तो 90% तो करियर नहीं होते हैं, तो शांत हो जाते हैं।
तो मैं बोला देखो आपको मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि आपको एक चीज़ बोलूँगा इसके लिए सोचिए ज़रूर, क्या करना है? ऐसे आप उस टाइम में क्या कैपेबल है, नहीं है, कोई नहीं जानता। बूँद-बूँद से घड़ा भरता है, तो आप अभी से कुछ ना कुछ प्लान करिए, तो सामने वाला चला के बोलता है कि क्या करना चाहिए। फिर आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं कि और सामने वाले को हमेशा बोलिए ऑप्शंस का, कभी मत बोलिए कि सिर्फ एलआईसी करिए। मैं शुरुआत करता हूँ कि इसमें आप देखिए आपने पास कई ऑप्शंस हैं, एफडी है, म्यूचुअल फंड है, एलआईसी भी है, सिक्योरिटी के साथ एलआईसी गारंटी है, वो भी है। अपन को अपने हिसाब से क्या चीज़ चाहिए, क्या नहीं चाहिए, उस हिसाब से कैलकुलेट करके अपने को डिसीजन लेना है, जो प्रॉपर है। तो क्लाइंट को लगता है कि ये से पॉलिसी बेचने ही नहीं आ रहा है, ये ऑप्शंस दे रहा है। फिर तीसरी चीज़ हम उसको बोलते फिर उसी देखिए बात-बात में आपको कन्विंस भी करना है एलआईसी के लिए। तो मैंने जब पहले ही बताया कि एलआईसी भी है, गारंटी के साथ है, गवर्नमेंट का भी गारंटी है। तो वो कान में डालते जाना है, उसको पुश नहीं करना। तो अगला भी सोचेगा। अब उसमें क्या होता है मैक्सिमम जन क्या होते हैं कि कुछ गोल्स के लिए वो सिक्योर्ड चाहते हैं। मतलब म्यूचुअल फंड फ्लक्चुएशन होता है, आपका वो है कल को गोल में पूरा हो ना हो, एफडीआर में जो है वो इंटरेस्ट कितना आएगा, टैक्सेबल है, सारी चीज़ें फिर धीरे-धीरे करके रूल आउट करवाइए। फिर अपन बोलेंगे कि देखिए अपन म्यूचुअल फंड तो करते हैं, कर सकते हैं उसमें, लेकिन बात है कि उसमें तो फ्लक्चुएशन आएगा लेकिन जिस टाइम में आपको पैसे चाहिए, उस टाइम में प्रॉपर पैसे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। फिर वो तो आप जब तक जमा कर पाएँगे तभी तक है। अगर भगवान नहीं करे आपको कुछ हो गया तो आपके बच्चे की शादी तो रुक जाएगी। मेरा बोलने का मतलब क्या है कि सामने वाले को ज़रूरत महसूस कराओ, फिर उसको ऑप्शंस दो और अपने को ही और ऑप्शंस को रूल आउट कर देना है। जैसे म्यूचुअल फंड को मैंने साइड कर दिया कि जो मान लीजिए भगवान नहीं करे 5 साल बाद हो गया तो 5 साल में जो जमा किया वही मिला। फिर एफडी में अपन जाएँगे कि देखिए आप एफडी करेंगे, रेट इतना सा है, उसमें भी टैक्सेबल है, तो क्या करेंगे आप? फिर उसके बाद में वो माने डराते नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन देते हैं कि देखिए अगर एफडी आप किसी में मान लीजिए 50 लाख आपके पास पैसा है, आप 50 लाख रुपए एफडी कर लेना चाहते हो आराम से, कर दीजिए। और बैंक अगर डूबा कोई भी कारण से, तो 5 लाख देगी जो कि गए साल तक 1 लाख था। वो भी सरकार ने एनहांस किया है इंश्योरेंस को, अब 5 लाख रुपए तक मिलते हैं मैक्सिमम अगर कोई कारण से बैंक फेल होता है। अब तीसरी ऑप्शन बनती है एलआईसी। अब एलआईसी में 2 चीज़ें हैं, रिटर्न अपन बाद में देखेंगे क्या करना है। बोला देखिए पहले तो सरकारी कंपनी है, जो देती है बोल के देती है गारंटी है। तीसरी बात है ये इसमें डूबने के चांसेस नहीं के बराबर है। क्यों? पहली बात कि एलआईसी का खुद का जो अ, एसेट बेस है वो 35 लाख करोड़ से ऊपर है। और दूसरी उससे भी बड़ी बात कि सेक्शन 37 ऑफ द एलआईसी एक्ट जो कि 90% अपने एजेंट्स शायद जानते नहीं है, पढ़ते नहीं है, उसको कोट नहीं करते। 37 ऑफ द एलआईसी एक्ट जो बोलती है कि कोई भी पैसा जो जमा है, इंक्लूडिंग बोनस, अगर एलआईसी नहीं दे पाती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करेगी, जो कि सोवरेन गारंटी बोलते हैं, जो किसी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के पास नहीं है, ना ही एसबीआई जैसे बैंक के पास। उसको अपने को प्रॉपर तरीके से सामने वाले को बताना चाहिए। तो जब ये चीज़ बताते हैं और फिर हम बोलते हैं कि देखिए ये ऐसा गोल है कि शादी तो होनी है उसी एज में, आप रहो चाहे ना रहो। तो फिर ऐसा कोई आप सोचिए ऑप्शन जिसमें ये हो। अब इतना जब वो इमोशनल टच में आ जाते हैं तो उसमें आईआरआर गायब हो जाता है कि मेरे को बच्चे के लिए फ्यूचर सिक्योर करना है। तो म्यूचुअल फंड क्या रिटर्न देगा, लाभ क्या रिटर्न देगा, लक्ष्य क्या रिटर्न देगा, सब गौन हो जाता है। उसको ये दिखता है मेरे बच्चे की शादी मैं रहूँ ना रहूँ, उसको फिर फीचर्स बताते हैं। नॉर्मली मैं गोल बेस्ड में जो इस टाइप की शादी या गोल बेस्ड रहते हैं, मैं सबको सजेस्ट भी करूँगा बहुत अच्छी पॉलिसी है। लक्ष्य ज़्यादा पुश करता हूँ मैं 2 कारण से, उनको समझाता हूँ, सर ट्रिपल प्रोटेक्शन है। 1 करोड़ की अगर आप पॉलिसी लेते हो, टर्म राइडर हम 25 लाख का दे देते हैं, कि मान लीजिए कि आप 25 साल की पॉलिसी है, कुछ हो गया 5 साल बाद, 25 लाख फैमिली को इमीडिएट मिलेगा, 10 लाख करके अगले 20 साल तक मिलेगा। और जो आपने सोचा था कि अपने बच्चे की शादी 2 करोड़, 3 करोड़ जो भी आपने टारगेट लिया है 1 करोड़ सम एश्योर्ड के हिसाब से, मैं एक एग्जांपल के लिए लिया हूँ, तो उतने रुपए भी उसको मिलेंगे तो आप रहे ना रहे, आपके बच्चे की शादी उसी धूमधाम से होगी। तो बच नॉर्मली उसमें कन्विंस हो जाते हैं मैक्सिमम। अगर कोई क्वेरी आती है, जैसी क्वेरी आती है जैसे मैंने बोला आईआरआर, तो मैं उनको समझाता हूँ आईआरआर चाहिए आप दीजिए, बहुत से ऑप्शन है, म्यूचुअल फंड है, 5 साल बाद हो गया। आपने अभी 1-1 लाख रुपए भी जमा किया तो कितना जमा हुआ? साल का 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए भी जमा किए तो 10 लाख रुपए जमा हुए, बढ़ के 20 हो गए, उससे ज्यादा क्या हुए? अच्छा नॉर्मल दूसरी पॉलिसी भी मैं बोला था कि देखिए मैं तो कुछ भी करूँ मेरे लिए एक ही बात है, एलआईसी में भी, पर मैंने दूसरा सजेशन क्यों नहीं दिया? लाभ में ज्यादा रिटर्न, पर डेथ होगा हाथों-हाथ पैसा मिल जाएगा। आपको विश्वास है, आपकी मिसेज या आपकी जो फैमिली है,
वो अगले 20 साल तक उस पैसे को रख पाएंगे। जब उनको लगता है कि नहीं ये मेरे लिए सोच रहा है, तब सामने वाला बोलता है कि नहीं आपको जो सही लगता है वो करिए। तो हमें हर चीज में हर आदमी की जरूरत अलग हो सकती है, अमाउंट अलग अलग हो सकता है, पर बेसिक चीज एक ही है कि जरूरत है किसकी। जरूरत सामने वाले की है। इंश्योरेंस जरूरत हमेशा सामने वाले की है, हमारी नहीं। हम एक माध्यम है जिसके थ्रू उनको इंश्योरेंस परचेज करनी है। हम करें, किसी और के थ्रू करें, किसी न किसी माध्यम से करना है। अगर आप अच्छे तरीके से समझाओगे तो सामने वाले को विश्वास होता है कि ये मेरे लिए सोच रहा है, तो फिर वो आपके पास ही रहता है। और इसके लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए कि हो सकता है कि वो आपसे ना कराए, रिलेशन खराब ना करे। आपकी सजेशन लेके वो किसी और से भी करा सकता है, कुछ ऑब्लिगेशन हो सकती है उसके घर में कोई एजेंसी हो सकती है, 10 में से 2 क्लाइंट ऐसे हो सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसमें नाराज़गी वाली बात भी नहीं है, क्योंकि नॉलेज देने में आप अगर जब तक रहोगे, सामने वाले के लिए सोच रहे हो, आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ ज़रूर देगा। वेरी गुड। देखते-देखते इस बार 393 पब्लिक है अभी यूट्यूब के ऊपर, तो काफ़ी अच्छा सहयोग है लोगों का, काफ़ी लोग सुन रहे हैं आपको लाइवली। अ, मैं इसमें और एक थोड़ा-सा आपको ये करूँ कि आप सिलेक्शन कैसे करते हो क्लाइंट्स का? आप जो लोगों से भी बात करते हो, तो किस तरीके से सिलेक्शन करते हो? आप क्या देखते हो ताकि आप लोगों से वो एलआईसी की बात छेड़ते हो? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए आप राह चलते किसी को भी आप ये पकड़ के तो नहीं पूछ सकते कि आपकी पॉलिसी है, नहीं है, क्या नहीं है। इसमें इनिशियल पीरियड के लिए खासकर मैं बोलूँगा आपको कि आपकी जो पर्सनल जान-पहचान होती है, आपके दोस्त होते हैं, आपके जैसे मेरे ख्याल में क्लाइंट हो गए, कोई दूसरा कोई बिज़नेस कर रहा हो तो उसके लिए और कोई क्लाइंट हो सकते हैं, कस्टमर हो सकते हैं, या बेसिकली तो आपके मैंने जो बोला पर्सनल रिलेशंस के जो लोग रहते हैं, इनिशियली उन्हीं को अप्रोच किया हुआ ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि क्या होता है, आपके पास जानकारी होती है उनके बारे में बेसिक। आपका कोई फ्रेंड है, अभी उसके बच्चा हुआ है या 2 साल का है या 5 साल का है, आपको जानकारी है। आप बैठेंगे ऐसे ही कैजुअली बोलिए, कभी चला के इतना सीरियसली फर्स्ट या दूसरे में पहली बार में मत बोलिए कि जैसे मैं पॉलिसी करने आ गया। इन्फॉर्मली बात करिए, तो बच्चा लोग का क्या किया हुआ है भाई? या तुम्हारे रिटायरमेंट के लिए कुछ सोचे हो क्या? अच्छा, अच्छा, क्या कुछ है कि नहीं सिक्योरिटी-विक्योरिटी? अगले की सुनिए, अगला इंटरेस्ट लेगा, बताएगा, नहीं लेगा, आप बोलिए लेकिन ऐसे-ऐसे कुछ-कुछ हैं ऑप्शंस, जिससे आप बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। आप रहो, नहीं रहो, बोल के छोड़ दीजिए, अगले को सोचने दीजिए। क्योंकि वो जो लोग मैं आपको बता रहा हूँ इनिशियली जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं या जान-पहचान वाले हैं, वो आपको बार-बार टकराएँगे। ऐसे अनजान लोग नहीं है कि जिससे आप दोबारा नहीं मिलेंगे। तो एक बार में अगर आप ज़्यादा करेंगे तो दूसरी बार वो आपसे मिलेगा ही नहीं या हटेगा। छोड़ दीजिए, दोबारा मिले नहीं बतलाइए मत। उसको पहला इनिशिएटिव लेने की अपन ने छोड़ दिया, पहले आप वेट करिए कि सामने वाला बोले। उसमें बहुत जन तो कई बार टकरा जाते हैं। अब कई जन हुए कि नहीं टकराए, वापिस आए नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 1 या 2 गैप देने के बाद, क्योंकि ये तो फ्रीक्वेंटली मिलने वाले लोग हैं, फिर टकराइए। उसके कई बार क्या होता है 3 जने बैठे हैं, जिसको आपने पहले अप्रोच किया उसको कुछ मत बोलिए, दूसरे वाले को बताइए, समझाइए। वो सुनेगा, वो इनिशिएटिव लेना नहीं चाह रहा है, लेकिन वो सुनेगा। तब लगता है कि सामने वाला इंटरेस्ट ले रहा है तो उसको अच्छे से समझाइए। तब क्या होगा उसके दिमाग में भी आएगा कि हाँ, बात तो सही बोल रहा है। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जो लक्ष्य की दी, मेरे कई बार ऐसे होता है कि 2 जन बैठे हैं, मैं एक को समझा रहा हूँ, दूसरे वाला पॉजिटिव हो जाता है उस चक्कर में कि मेरे को भी थोड़ा-सा करना है, आप बताइएगा। तो कई जगह जहाँ पे हर जगह तो देखिए रिवील नहीं कर सकते, पर कई जगह क्या होता है कि ऐसे लोग हैं जो कॉमन हैं, तो उनके सामने भी अगर कभी बात निकले तो हिचकिचाना नहीं चाहिए। हाँ, एक्सेस पुश मत करिए, समझाइए। मतलब अपना काम होना चाहिए इनिशियली सिर्फ समझाना। और आप मैं ये आपको मैं विश्वास के साथ बोलता हूँ, अगर आपके पास नॉलेज बेस पूरा है, प्रोडक्ट की जानकारी पूरी है और आप सामने वाले को समझा रहे हो उसके फायदे के लिए, और हमेशा वही होना चाहिए, तो 10 में से 5 जन तो आपके पास घूम के आएँगे, कम से कम। अगर वो जो मैं क्लोज़ वाले बोल रहा हूँ, उनकी बात। तो हमेशा अपने को यही करना है कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए भाई, मैं तो तेरे को नॉलेज देने आया हूँ। नॉलेज तू ले, तेरे को ज़रूरत महसूस हो तो तू आ।
इनफैक्ट मैं समझाते टाइम भी कई बार जब बोलता है कि तुम लोग करते हो, मैं बोला हम लोग करते हैं। मैं बोला मैं फिर भी तुमको समझा रहा हूँ, तुम यहाँ करने के लिए बाउंड नहीं हो। तुम्हारी इच्छा जहाँ पॉलिसी करना। मैं एज़ ए तुम्हारे फ्रेंड, एज़ ए रिलेटिव, एज़ ए दोस्त या कैसे भी मैं जान-पहचान के कारण मेरे क्लाइंट हो इसलिए मैं तुमको समझा रहा हूँ। तो उसपे उसको विश्वास ये आता है कि अपने काम के लिए नहीं कर रहा, मेरे लिए समझा रहा है। तभी वो सुनता है। अदरवाइज़ आप सीधा जाके किसी को भी बोलेंगे ना क्लाइंट की मैं एलआईसी एजेंट हूँ, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, तो 90% तो टाल जाते हैं। उनको बोलिए मेरे को पॉलिसी नहीं चाहिए, नॉलेज लो, नॉलेज बाँटने ही आया हूँ यहाँ। आपकी अगर कुछ प्लानिंग नहीं हुई हुई है, गोल बेस्ड है, जो भी है, तो एडवाइस लीजिए, किसी से भी कराइए। तो क्या होता है ना देखिए ह्यूमन नेचर है, हो सकता है आपसे वो फ्री एडवाइस लेके चला जाए, पर 2 बार जब वो एक बार चला के जिस दिन वो फ़ोन कर लिया कि भाई बताओ ऐसे कैसे करना चाहिए, हो सकता है उस टाइम भी नहीं करे, पर तीसरी बार आप ही के पास करेगा। क्योंकि जब ज़रूरत होती है नॉलेज की या एडवाइस की, जब आपके पास आएगा, पॉलिसी हर बार दूसरे के पास नहीं जाएगा। उस टाइम में आपके पास जब आएगा वो आप छोटे में नहीं आएगा, हमेशा बड़े में ही आएगा। क्योंकि उसको जब ये विश्वास हो जाएगा कि एक तो मेरे लिए सोचता है, दूसरा सामने वाले को नॉलेज है, प्रोफेशनली अच्छे से काम कर रहा है, तो आज नहीं कल वो आएगा। और जब आएगा अच्छे अमाउंट के साथ आएगा। और हमेशा मैं एक चीज़ और बोलूँगा आपको, जब भी किसी को पिच करें ना, माने इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ही, कि जैसे मैंने आपको बोला कि सामने वाले का अगर कोई भी चीज़ जैसे हम लोग पूछ लेते हैं कि भई आपको क्या रिक्वायरमेंट है? तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही बढ़ाएँ। आप कभी ये ना बोलें कि 1 लाख रुपए का पॉलिसी आप अगर करोगे, 10 लाख का पॉलिसी करोगे, होता है क्या कि आप पॉलिसी समझाने मत जाइए, सामने वाले की रिक्वायरमेंट लीजिए, आपका क्या-क्या गोल हैं? बच्चे की हो सकती है, रिटायरमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेरे को घर लेना है 20 साल बाद, ये है, वो है, कुछ भी चीज़। सामने वाले को पूछिए, आपकी क्या ज़रूरत है? सामने वाला तब बताएगा ना यार ये तो ठीक है लेकिन अभी मेरे बच्चे का कोई प्लानिंग नहीं हुआ है। तब आप बताइए कि ठीक है मैं कुछ बताऊँ जो तुम्हारे काम का है? तब मतलब एक्चुअली क्या है कि उसको ज़रूरत अपनी महसूस होनी पड़ेगी और आपको करवानी पड़ेगी। जब तक सामने वाले को ये नहीं लगेगा कि मेरी ज़रूरत है, वो 20-50 हज़ार रुपए में टाल जाएगा। और अपने को कलेजा टाइट रखना चाहिए। बहुत से एजेंट क्या होता है डिनाई करना नहीं जानते। वो बहुत बड़ी समस्या है। मेरे पास भी आते हैं कुछ क्लाइंट्स हैं। मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा आपको इसमें 2 मिनट लगेगा आपको। पर शायद मेरे हिसाब से बहुतों को काम आएगा। मैंने किसी एक क्लाइंट को समझाया कि उसके 3 बच्चे थे, है मतलब। उनके हिसाब से मैंने उनको समझाया कि भई ऐसा-ऐसा करके आपके बच्चे इतने इस एज में इतने-इतने रिक्वायरमेंट होगी, तुम्हारी जो एक्जिस्टिंग जितनी है दिखा दो। उन्होंने दिया मैंने मैनेज करके कि ये आपके पास शॉर्टेज है। अगले को एक बना के दिया डिटेल्स, फाइन। अगले ने पढ़ा नहीं उसको ठीक से, लेकिन सर ने बोला है पॉलिसी करनी है, ऑब्लिगेशन। वो 5 दिन बाद मेरे पास आया, सर आप बोले थे ना, 1 लाख रुपए, सवा लाख रुपए प्रीमियम का एक पॉलिसी कर दीजिए। मैं बोला किस लिए? बोला नहीं एक 2 कर दीजिए। बोला नहीं करूँगा। मेरे को तुम मैं बोला सीधा उसको चार्ज किया, क्योंकि मैंने तुमको बोला, तुम मेरे रिलेशन के कारण, तुम मेरा ऑब्लिगेशन के कारण तुम यहाँ आए हो कि सर ने बोला है मेरे को एक पॉलिसी करनी है, पर मेरे को नहीं करनी। मेरे को तुम्हारा ऑब्लिगेशन नहीं चाहिए। पॉलिसी उस दिन करना जिस दिन तुमको लगे कि ये मेरी ज़रूरत है। सर ने जो एडवाइस किया था इस बच्चे के लिए, उस बच्चे के लिए या जो भी 5 गोल या 6 गोल दिए थे, उसमें से किसी एक गोल को पकड़ के आना, चाहे उसमें प्रीमियम 50,000 हो, चाहे प्रीमियम 5 लाख हो। आप प्रीमियम टारगेट लेके एक आना कि ये गोल मेरे को करना है, मैं कर दूँगा, लेकिन ऑब्लिगेशन मेरे को नहीं चाहिए। मेरी रोज़ी-रोटी चल रही है, तुम्हारी पॉलिसी नहीं भी होगी, मैं भूखा नहीं मरूँ। पर कल तुम 4 जन को जाके ये भी बोलोगे कि सर बोले इसलिए कर लिया, वो मेरे को नहीं चाहिए। तुम्हारी 20 पॉलिसी जो पहले की हुई है वो ऑब्लिगेशन में की है, वो खुद ने बोला उसमें। हाँ सर, किसी का 10,000 प्रीमियम, किसी का 20,000 है, बोल दिया कर लिया। मतलब भैया अपने को ऑब्लिगेशन चाहिए नहीं। जिस दिन तुमको ज़रूरत महसूस हो, सामने वाला फिर 4 दिन बाद आया, उसने प्रोजेक्ट पढ़ा, मैंने जो उसको डिटेल दी थी, इस बार उसने सीरियसली पढ़ा, मिसेज़ के साथ डिस्कशन की, फिर वो लेके आया, बोला सर ये छोटे वाले बच्चे का कुछ हुआ नहीं है, इसका एक ये आप कर दीजिए गोल बेस्ड, इसके शादी के हिसाब से। उसमें प्रीमियम 1,80,000 था, कोई बात नहीं। अगला गोल बेस्ड आया, मैंने कर दिया। लेकिन अगर मैं शुरुआत में उसको ना करता, तो उसको चीज़ समझ में नहीं आती कि ज़रूरत मेरी है कि उसकी है। तो अपने को कई बार एक बहुत अच्छी कहावत, माने अच्छी बात है
कि जहाँ ना करना होता है ना, वहाँ ना करना आना चाहिए। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो अपन जब ना नहीं कर पाते हैं, जैसे मैं इसी चीज़ को जोड़ता हूँ थोड़ा-सा आपका, इसको अपन बाद में करेंगे डिस्कशन। जैसे अपन कई जगह देखिए, जो आज के डेट में सबसे गलत चीज़ जो होके रखी है इंश्योरेंस सेक्टर में, खासकर अपना एलआईसी में, खासकर एलआईसी, डिस्काउंट। ये इसमें कई जगह आपकी ऑब्लिगेशन होती है, मैं मानता हूँ। ये ट्रेंड ऑलरेडी खराब हो चुका है, गंदा हो चुका है, ये भी मैं मानता हूँ। उसको सुधारने में टाइम लगेगा, पर अपने को इनिशिएटिव लेना चाहिए। जहाँ-जहाँ मना कर सको करना चाहिए। एकदम मजबूरी हो, ऐसा रिलेशन है या ऐसी कोई ज़रूरी, तभी वो हाँ भरना चाहिए। अदरवाइज़ जब सारे के सारे मना करेंगे ना, तो जाएगा कहाँ? उसको ये लेकिन होता क्या है कि एक करता है, दूसरा नहीं करता, इसीलिए तकलीफ होती है। और अगर आप टाइट होना सीख जाएँ, तो सामने वाला पूरा देखे जाएगा। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि जहाँ ना करना हो, तो ना करना चाहिए। आप पॉलिसी माँगने मत जाइए, समझाने जाइए। पॉलिसी सामने वाला माँगेगा, "सर मेरा ये पॉलिसी कर दो।" उसको इस स्टेज तक ले आना होगा। मेहनत है देखिए, प्रॉब्लम क्या होती है देखिए, अभी तक हमारी जो इस सेक्टर की मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम जो एजेंट्स या एडवाइज़र्स होते हैं, इस मेहनत से कटते हैं। और खासकर एचएनए वाली जितनी पॉलिसीज़ होती है, उसमें आपको टाइम देना होता है। आप सोचेंगे कि आज बात करके कल हो जाए, ज़रूरी नहीं है। मैं आप आज भी मेरे पास कई प्रपोज़ल हैं पड़े, जो कुछ दिनों से चल रहे हैं। कुछ डॉक्यूमेंट आए हुए हैं, लेकिन बोल रहा है, सामने वाला बोल रहा है कि मेरे पास अभी पैसे आए नहीं है, करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, वेट करिए। लेकिन अगर आप प्रॉपर सिस्टम से करके करेंगे, समझा के सामने वाले की ज़रूरत के हिसाब से करेंगे, तो अगला करेगा, आपसे ही करेगा। लेकिन आप पुश करने लग जाएँगे, तो सामने वाले को लगेगा कि इसका इंटरेस्ट है। तो सिर्फ समझाने तक जाइए, सामने वाला खुद आएगा। याद दिलाइए, मैं नहीं बोलता कभी भी। बीच-बीच में मैं टकराता हूँ, जिस क्लाइंट की मैं 1-2 जन की बता रहा हूँ कि क्या कुछ सुविधा हुआ क्या? बस। और ये मेरे को विश्वास है कि आज हो चाहे थोड़ा देर से हो, वो आएगा, तो मेरे पास ही आएगा। अपनी तो कैपेसिटी के हिसाब से पे, मैक्सिमम करें। पेशेंस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़रूरी है जी, बहुत ज़रूरी। अपन चाहते हैं कि आज ही, जैसे आपने वो कहावत सुनी भी होगी, वो एक कहानी भी जो है मुर्गी वाली, सोने के अंडा देते हैं वो। या कोई भी बिज़नेस में, कोई भी आज जैसे मेरा प्रोफ़ेशन हो, बिज़नेस हो, एलआईसी हो, क्लाइंट ही सोने की मुर्गी मुर्गी होती है। चाहे वो थोड़ा-थोड़ा दे, वो थोड़े-थोड़े के लिए बराबर। इंतज़ार करना चाहिए। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। यू आर एब्सोल्युटली राइट। और यही मतलब आपका सफलता का राज यही है कि आप पेशेंटली उसे हैंडल करते हो, और इसकी वजह से ये सक्सेस जो है ये बरकरार है, या बरकरार रहेगा आगे भी, क्योंकि आपका कोशिश। सीओटी का ख्वाब है। तो आप जरूर, वैसे आपने सीओटी के लिए डेडलाइन क्या रखी है सर जी? देखिए, बेसिकली बोलूँ तो ऐसे तो साल ही है। ये साल जो करंट ईयर है, इसको हम लोग करना चाह रहे हैं। पर कोशिश ये रहेगी कि जितनी जल्द हो सितंबर तक हो जाए तो बहुत बढ़िया। बट कोशिश यही कि जैसे भी जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है कि आगे का टारगेट आप सेट कर सकते। पर क्योंकि देखिए मेरा सेकंड ईयर ही है, मैंने आपको जैसे बताया कि मैं इस फील्ड में थोड़ा नया हूँ, तो मैं ऐसा भी कोई माने ना होने वाला टारगेट फिक्स करके डिमोरलाइज़ भी होना नहीं चाहता। आदमी को कोशिश भी करनी चाहिए पूरी, और टारगेट रियलिस्टिक भी रखने चाहिए। एकदम अनरियलिस्टिक मैं कल को बोल दूँ कि टीओटी मैं कर ही लूँगा, कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि पहले 2 साल 3 साल अभी मेरे को इसमें बेस बनने में टाइम लगेगा। फिर क्या होगा कि जब क्लाइंट्स को लगेगा कि अच्छी सर्विस दे रहा है, अच्छी एडवाइस देता है, वो क्लाइंट आपको लेके आएँगे दूसरे क्लाइंट। क्योंकि ये क्या होता है देखिए, नॉर्मली खासकर एचएनआई की जैसे आपने पूछा, एचएनआई एक-दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और वो लोग अपने फाइनेंस से डिस्कस करते हैं, बाहर नहीं करते। तो जब एचएनआई 2 बैठेंगे, मान लीजिए एक मेरा क्लाइंट है, उसकी अच्छी चीज़ चल रही है, अच्छे से एडवाइस किया हुआ अच्छी चीज़ है। जब बैठेंगे और वो बोलेगा ना यार कुछ सजेस्ट करो। देखिए, एचएनआई आपको, मेरे को या नॉर्मली फाइनेंशियल एडवाइजर अगर परमानेंट नहीं है उसका, उससे अपना फाइनेंशियल डिस्कस कम करता है। अपने जो दोस्त हैं, उसी कैटेगरी वाले एचएनआई वाले, उनसे ज़्यादा करता है कि भैया तुम नया काम क्या कर रहे हो? कहीं कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान बता दो, कुछ ये कर दो। तो जब एक क्लाइंट आपका जो प्रॉपर चल रहा होता है, अच्छे से सैटिस्फाइड होता है आपसे, आपने उसको प्रॉपर नॉलेज के साथ अच्छी चीज़ दी है, प्रोडक्ट अच्छा दिया है, अच्छा से उसका प्लानिंग करके गोल बेस मेंटेन कर रहे हो, वो अपने 2 दोस्तों को बोलेगा कि भैया मेरा तो ये एडवाइज़र है, मैं सैटिस्फाइड हूँ, बहुत बढ़िया से प्लानिंग करके देता है लाइफ की, आप इससे बात कर सकते हैं। तो एचएनआई टू एचएनआई आना बहुत ईज़ी हो जाता है।
सर मैं श्रोताओं को बताऊं कि 431 अभी तक श्रोता यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और मैं श्रोताओं को मैं ये बता दूं कि आप आपके जो एजेंट्स फ्रेंड है उन्हें जल्द से जल्द यहाँ पर लेके आओ, क्योंकि मैं आईआरआर का सवाल थोड़ी देर के बाद लेने वाला हूँ, और जो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। ओके, सो तब तक मैं आपको ये एक थोड़ा सा मैं ये बोल रहा हूँ कि दिनेश जी जो है वो तो आपको बहुत सारी चीजें बता ही रहे थे, क्योंकि वो हमारे गुरु हैं और आपके भी गुरु हैं। लेकिन मैं एक सवाल आपको थोड़ा सा पूछ रहा हूँ जो नॉर्मल एजेंट्स के लिए बड़ा ये है कि आप सारे प्रीमियम सर ईयरली लेते हो? देखिए, कोशिश तो ईयरली रहती है, हम्म। लेकिन क्या होता है कि जैसे आप ईयरली लेने से आपके लिए बर्डन कम हो जाता है नियम से, कि ओके। आपकी जो ऑब्लिगेशंस कम हो जाती है, एक बार जमा हो गया साल भर के लिए आपको टेंशन नहीं है। हम्म। कोशिश भी वही रहनी चाहिए। हम्म। लेकिन क्या होता है ना, जब आप एचएनआई में डील करोगे खासकर हाँ। और बड़ी पॉलिसियाँ बनाने चाहोगे, हाँ। तो आप अगर ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कई बार आपकी एक साथ की 40 लाख की प्रीमियम कोई एक बार में दे पाए, 50 लाख बराबर। का प्रीमियम कोई एक बार में दे पाए, 20 लाख की प्रीमियम दे पाए। बराबर। क्योंकि देखिए, अगर आप एक बार में कई बार देखिए आप लेना चाहोगे ना, तो आपकी पॉलिसी छोटी हो जाएँगी। बराबर। क्योंकि अगला बोलेगा मेरे पास 5 लाख ही है देने को अभी, तो मैं बराबर। बोलूँगा सर 5-5 करके 4 बार दो ना, हाँ। तो सामने वाले की 20 लाख की हो जाएगी। बराबर। तो वो अप्रोच कर सकते हैं आप कि एनी टाइम एक साथ आप अगर बोलोगे कि 20 लाख देना है तो नहीं भी हो। हाँ, बराबर। कोशिश ज़रूर रखनी चाहिए कि अगर सामने वाले की कैपेसिटी है तो आप ईयरली लीजिए, पर एचएनआई में ये थोड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि बराबर। एचएनआई में आपके पास जो आप टारगेट बढ़ा देते हो सामने वाले को, बड़े अमाउंट का एक देते हो, क्योंकि अगर आप हम्म। मैक्सिमम अमाउंट सामने वाले से उनके फ़ायदे के लिए एडवाइस करके निकालना चाहते हो, जो उनके जमा होंगे पैसे, इन्वेस्टमेंट होंगे, कवरेज ज़्यादा मिलेगा, पर उनके लिए उनको टाइम देना होगा कि भाई ठीक है, आप एक बार में नहीं कर पा रहे हो, क्वार्टरली करिए, हाफ ईयरली करिए। तो तब समझ में आता है उनको, उनको लगता है कि 20 लाख एक साथ नहीं देना है, 4 बार में देना है। तो उनको लगता है कि चलो मैनेज कर लूँगा मैं 3-3 महीने में। ये सवाल मैंने जानबूझ के आपको पूछा। ये सवाल थोड़ा सा बेहुदा सवाल था पूछने के लिए, लेकिन मैंने जानबूझ के पूछा। इसके लिए पूछा कि आपने सीओटी का टारगेट रखा है, और जहां जैसे अभी मैं आपका बातें सुन रहा हूं, तो सीओटी का टारगेट बड़ा कम है आपके लिए। आप टीओटी का टारगेट रख सकते हो, और टीओटी आप आसान से कर सकते हो अगर इस तरीके से आप काम कर रहे हो, और जहां आपका सभी का सभी ईयरली प्रीमियम नहीं है। तो अगर हाफ ईयरली प्रीमियम है या क्वार्टरली प्रीमियम है, और ये नया साल अभी अभी तो शुरू हुआ है, ये दूसरा महीना है, आप डेड बैक का फायदा ले सकते हो, और उससे आपका जो प्रीमियम है वो दिसंबर तक किस तरीके से आया, ये आप अगर देखोगे तो आप टीओटी बन सकते हो। जहां कोशिश आप है सर, आप लोग का जहां आशीर्वाद आप रहा तो। जहां अभी आप बोल रहे हो कि सितंबर में आपको सीओटी करना है, तो सितंबर में अगर आपने इंशाल्लाह सच में सीओटी आपका हो गया, और होना भी चाहिए, तो आप 101% दिसंबर में आपका टॉप ऑफ द टेबल हो जाएगा। ये मैं दावे के साथ बोलता हूं आपको। और आप लोग का आशीर्वाद दिनेश जी ये हो जाएगा, और 100% ये हो जाएगा, क्योंकि ये है जो बातें जिस तरीके से आप कर रहे हो ना, बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, बड़ी अच्छी बातें चल रही है। क्योंकि पेशेंस आज की तारीख में पेशेंस होना बहुत आवश्यक है। हर एक एजेंट्स में पेशेंस जो है, और एक सीए होने के बावजूद आपने बोला कि ऑब्लिगेशंस नहीं चाहिए, ये बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई। क्योंकि आज सामने से प्रीमियम आ रहा है और आप उसे बोल रहे कि नहीं चाहिए। दिस इज अ वेरी गुड साइन ऑफ योर पर्सनालिटी माय डियर। हाँ, बहुत ही गुड साइन है। तो आगे थोड़ा सा मैं और जा रहा हूं मैं आपको। इसी में एक लाइन यस सर। जोड़ता हूँ आपको मैं। यस सर। यस सर। मैंने बोला कि मैंने जो डिनाई किया ना, उस हाँ। क्लाइंट ने उस टाइम 180 का जो किया, हाँ। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले मेरे पास आया वापस वो। हाँ। वो बोला कि सर एक गोल और रह गया था ना, उसका भी वो 21-30 लाख का जो आपका प्रीमियम आ रहा था, हाँ। वो भी करना है। हाँ। मैं सेम क्लाइंट, हाँ। तो अगर मैं पहले दिन उसकी जो लाख रुपए की प्रीमियम रख लेता ऑब्लिगेशन में, बराबर है। तो वो वापस नहीं आता, नहीं आता, ऑब्लिगेशन बराबर है। खत्म हो जाता। बराबर है। अब वो अपनी जरूरत महसूस कर करके आ रहा है। यस, एग्जैक्टली, बराबर। सो मैं थोड़ा सा और आगे जाऊंगा कि 5 करोड़ का जो आपने प्रपोजल किया है, 5 करोड़ का सम एश्योर्ड का जो किया है, हम्म। उसका थोड़ा कहानी हमें बताएंगे आप? और उसे क्या प्लान आपने बेचा, किस तरीके से बेचा, वो सारी कहानी हमें चाहिए। शुरुआत कैसे की,
क्या बताया, ये सारी चीजें जना हमें प्लीज प्रॉपरली बताइए। जी, जी। मैं नाम कोट नहीं करूँगा कहीं पे भी नहीं, नाम तो और कोट नहीं करना है आपको, नो प्रॉब्लम, हाँ, नाम कोट हाँ नहीं करना, और एड्रेस भी कोट नहीं करूँगा। वो 2 कुछ चीज़ नहीं कोट क्योंकि करना है, आपको सिर्फ हाँ, उसकी कहानी बतानी है। जी, जी। पहली बात तो क्या है कि जिनको मैंने वो प्लान दिया, वैसे मेरे क्लाइंट हैं और आप जानते हैं कि जो सीए के जो क्लाइंट्स होते हैं ना, वो और खासकर छोटी जगहों में, वो क्लाइंट के साथ-साथ वो पर्सनल रिलेशन डेवलप हो जाते हैं क्योंकि ये परमानेंट जॉब है एक तरह से। ईयरली ये ईयर टू ईयर चलता भी है। तो आज वो मेरे 15-16 साल से ही क्लाइंट है, नंबर 1। नंबर 2 आपको जान के आश्चर्य होगा कि जिससे मैंने साल का 40 लाख रुपए का प्रीमियम उठाया, मेरी वाइफ ने 40 लाख का जो प्रीमियम उठाया है, वो उनके टोटल प्रीमियम उसके पहले तक लाख रुपए नहीं थे। इंटरेस्टिंग चीज़, जो इसकी कैपेसिटी है, नहीं था। इसमें कहाँ क्या डिफरेंस आया? बेसिकली यही चीज़ है कि क्यों नहीं था और अब कैसे हो गया? पहली बात तो मैंने आपको जो बोला, मैंने उनको ज़रूरत समझाई कि आपकी क्या ज़रूरत है। तो मैंने उनको उनकी ज़रूरत समझाई कि क्या है और मैंने उनको एक्चुअली सच बात बताऊँ तो जब मैं गया था, तो मेरे 40 की एक्सपेक्टेशन नहीं थे उनसे। प्रैक्टिकली नहीं थी, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा। ओके, मैंने ओके, हाँ, मैक्सिमम हाँ, उनको उनको जब अप्रोच किया था, तब 3 करोड़ के लिए ही किया था उनको, ओके, शुरुआत में। हाँ, लेकिन मैंने वो ज़रूरत उनको उनकी महसूस करा दी कि मैंने हाँ, बोला कि देखिए आप ये काम करते हो, आपके पास बैंक से लोन है, हाँ, कल को प्रॉपर्टी आपके बना रखी है, ठीक है। हाँ, भगवान नहीं करे आपको कुछ हो गया, हाँ, तो बैंक ले जाएगा सारी प्रॉपर्टी। हाँ, तो पहले तो इंश्योरेंस कवरेज आ गया, वो हाँ, तो कुछ भी हो सकता है, उसमें अपन डिस्कशन करेंगे कि टर्म भी आ सकता है, वो भी आ सकता है। चलिए, पहले वो हो गया हाँ, कि हाँ, भाई आपको 3 करोड़ का मिनिमम उनका लोन था। मैंने 3 का ही सजेशन दिया कि आपको इंश्योरेंस का कवरेज लेना है, हुँ, पहली बात। दूसरी बात मैंने बोला देखिए आप तो आपका बिज़नेस चल रहा है, हुँ, बाकी चलिए बच्चे तैयार हो रहे हैं वो करेंगे। लेकिन आप एक ऐज के बाद आप काम नहीं कर पाओगे, हुँ, सबका सबके साथ होता है, आप भी नहीं कर पाओगे। तो उस ऐज में आप या तो बच्चों पे डिपेंडेंट हो जाओगे या मतलब आपके पास अगर भगवान के जैसे बिज़नेस चल रहा है तो डिपेंडेंट हो, नहीं चल हुँ, रहा है तो आपके लिए फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ जानी है। तो हुँ, आज आप कमा रहे हो तो आपको सॉल्यूशन आज ही कर लेना चाहिए। प्लस कवरेज ऐसा ले लेना चाहिए कि आपको तकलीफ ना हो। माने कुछ अगर हो भी जाए तो बच्चों से प्रॉपर्टी ना चली जाए। हुँ, तो उन्होंने बोला कि बात तो सही है। दूसरी बात देखिए अब मैंने जो शुरुआत में जो आपसे बोला था कि अपने को सामने वाले का विश्वास जीतना बहुत ज़रूरी है। हुँ, क्योंकि अगर आप सही चीज़ बोलोगे तभी विश्वास हो। तो बराबर, एक मेरा एडवांटेज इस के क्लाइंट के उसमें एक अच्छा एडवांटेज ये था मेरा कि उनको मालूम है कि मैं आज 15 साल से भी जो भी एडवाइस करता हूँ, हुँ, उसमें कई जगह मेरा नुकसान भी होता हो, बराबर, लेकिन क्लाइंट के फ़ायदे की ही बात बोलता हूँ। ओके, जैसे कोई चीज़ होता है कि ज़रूरत नहीं है, मैं करूँगा तो मेरे को 20,000 रुपए आने हैं उससे। मैं उनको एग्ज़ैक्टली, बोलता हूँ देखिए ये ज़रूरत है नहीं, क्यों 20,000 रुपए खर्चा कर तो उनको ये मालूम है कि जो एडवाइस करेगा अपने फ़ायदे का नहीं करेगा, पहली बात। तो वो एक गुडविल मेरी थी, पहले से थी। उन्होंने क्या बोला कि देख लीजिए आपको जो करना है। मैं बोला ना, मेरे को नहीं करना, करना आपको है। मेरा काम समझाने का है। देखिए जो शुरुआत में मैंने बोला वही बात उनको बोली। मेरा काम है समझाने का। उन्होंने मेरे को ऊपर छोड़ दिया कि आप चाहे जो कर लो। मैं बोला नहीं, करना आपको है, समझाऊँगा मैं। तो मैंने उनको उमंग सजेस्ट किया, एचएनआई भी थे पहली बात। दूसरी बात उनकी इमीडिएटली उनके बच्चे ऑलमोस्ट बड़े हो गए थे, तो बच्चों के लिए कोई गोल बेस्ड मैं उनको सजेस्ट कर नहीं पाता। तो फिर मैंने उनको उमंग ही दिया, उमंग का ही सजेशन दिया। मैंने बोला देखिए 15 साल आपको देना है, 16वें साल से टैक्स फ्री आपको आना है, ज़िंदगी भर जब तक आप जीवित रहोगे या 100 साल और वो भी टैक्स फ्री आएगा। सबसे बड़ी बात है आप एचएनआई में हो, आपके ऊपर 30% टैक्स लगता है। आप कुछ भी कर लो दूसरा एफडी से लेके कुछ भी इन्वेस्टमेंट सब में टैक्स लगना है। प्लस आपका रिस्क कवर हो गया, हो जाएगा। मैंने जब 3 के अप्रोच कर रहा था, मैंने अमाउंट नहीं बोला उस टाइम। तो 3 आप रिस्क कवर हो जाएगा, अगर भगवान नहीं करे कुछ हो भी गया, तो उस पैसे से आपकी लायबिलिटी फ्री हो जाएगी, बच्चों को रोड पे नहीं आना। तो बोले ठीक है, क्या कितना करना चाहिए? मैं बोला देखिए आपकी ज़रूरत आप मैंने आपको समझा दिया, तो आपको क्या करना है, कितना करना है वो बताइए। मतलब मैं उनको एक ज़रूर बोला, मैं हमेशा हर किसी को बोलता हूँ कि आज आप जो मैक्सिमम दे सकते हो ना, हमेशा उसकी प्लानिंग करो।
क्योंकि कुछ एक्सेप्शन केस छोड़ के जहाँ आपका बिज़नेस डाउन होता हो या कोई प्रॉब्लम हो गई हो, हेल्थ को लेके या किसी चीज़ को लेके, नॉर्मली बिज़नेस बढ़ता है, नॉर्मली सैलरी बढ़ती है, नॉर्मली इनकम बढ़ती है। तो आज अगर आप 5 लाख रुपए का कोई प्रीमियम दे रहे हो, आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा है, हो सकता है 3 साल बाद आपको लगेगा कि यार 10 का करता तो ठीक था। तो मैंने उनको ये बात बोला और हर किसी क्लाइंट को बोलता हूँ कि आज आप प्लानिंग मैक्सिमम लो। उसके बाद आपको लगेगा 2-3 साल बाद खुद ही आपको ये कम है। मैं उनको एग्ज़ाम्पल भी देता हूँ कि भैया पहले लाख रुपए खर्चा करते के टाइम कितना सोचते थे? आज सोचते हो क्या? बोले नहीं सोचते। कल 2 लाख में भी नहीं सोचोगे। तो उससे भी एक असर हुआ। तो उन्होंने बोला कि इसको कितना प्रीमियम आएगा? मैं बोला देखिए, तब मैंने थोड़ा-सा ज़रूर एक एडिशन किया। मेरे दिवेश जी भी साथ में थे। इन्फॉर्मली हमने आँखों-आँखों में थोड़ा-सा बात की। तो उन्होंने फिर बोला कि देखिए मैंने दोनों बात बोली क्योंकि मैंने 3 बोला था तो झूठ तो बोलना नहीं चाहिए। तो बोला 3 में 24 है तो 5 करेंगे तो 40 होता है। तो ओके, उन्होंने फिर बोला कि 5 ही कर लेते। तो सामने वाले ने चूज़ किया, हमने नहीं पूछा। ओके, ओके, तो क्योंकि मैंने उनको ज़रूरत समझा दी कि भई देखिए आपका रिस्क कवर हो गया, कुछ हो गया तो चल वो नहीं होना है। आपको पेंशन ज़िंदगी भर मिलनी है, प्रॉब्लम है नहीं। फिर उसके बाद वो अमाउंट भी ऐसा नहीं कि पेंशन मिल रहा है तो ओरिजिनल अमाउंट चला गया, वो भी बढ़ रहा है। कंटीन्यूअसली बढ़ रहा है जब तक आप उसको विथड्रॉ नहीं करते हो या डेथ नहीं होती है। और डेथ आपको अपने आपकी सर्वाइवल के लिए 40 लाख रुपए मान लीजिए 15 साल भी मिलते हैं। मैं उसको डिस्काउंट भी कर देता हूँ मान लीजिए, तो भी आज के डेट में वो 20 लाख है। तो आपका खर्चा आराम से निकलना है। आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, ज़िंदगी भर के लिए। ब पोता-पोती होंगे, उनको आप कुछ दिला सकते हो अपने पैसे से, चाहे आप बिज़नेस नहीं भी कर रहे हो, बच्चा संभाल रहा है। तो आप डिपेंडेंट नहीं रहे और आपको कुछ हुआ, भगवान नहीं करे जब भी हुआ, तो जैसे 5 करोड़ की पॉलिसी है, 15 साल बाद ये 8 करोड़, 9 करोड़, 10 करोड़ कितना भी हो उस टाइम जब जिस एज में आपकी रहेगी, अल्टीमेटली वो बच्चे को ही मिलना है। तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ भी नहीं है। उनको एक अच्छी संपत्ति देके जाओगे। उनकी बात समझ में आई, उन्होंने खुद ही अमाउंट बढ़ा के बोला कि हम ये करना चाहते हैं। फिर वही बात हुई जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपने मेरे को पूछा ईयरली लेते हो कि क्वार्टरली लेते हो कि हाफ ईयरली लेते हो? फिर उन्होंने बोला कि प्रीमियम कितना आएगा? बोले 40। तो बोला 40 तो यार एक साथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बोला ऑप्शंस है सर क्वार्टरली से हाफ ईयरली। पहले हाफ ईयरली बोला हमने, 20-20 दे दो। हाँ, बोले 20-20 तो 2 बार में दे सकते। तो इस हिसाब से जब उनको अप्रोच किया बात की, तो वो चीज़ वैसे चलेगी। के ऊपर हमने नो डाउट उन्होंने हमको बहुत पुश किया था, मेरे को खासकर पर्सनली क्योंकि मेरे साथ रिलेशन था, उनका गुडविल था। उन्होंने बोला आपको जो पसंद है वो करो। मैंने बोला नहीं, सारी चीज़ उनको एक्सप्लेन की, क्या प्लस है, क्या माइनस है, सारी चीज़ें हमने बताई। क्या-क्या उसके अगेंस्ट में ऑप्शंस भी हैं। तो वो देखिए आपको मैं अभी भी बताऊँ, अभी भी एक बहुत बड़ा सेक्शन है, जो रिस्क अवॉइडेंस वाला है। वो आप उसको अगर जैसे भी बोलोगे ना कि आप म्यूचुअल फंड में डाल दो, डालेगा ही नहीं। मैंने उनको वो ऑप्शन भी दिया, मैं ऑप्शन हमेशा देता हूँ। वो बोले नहीं वो सब में नहीं जाना, एलआईसी ठीक। तो क्लाइंट को ऑप्शन भी दीजिए ताकि उनको ये ना लगे आप एक चीज़ पुश कर रहे हो। चूज़ करने दीजिए क्लाइंट को, आप उनको सिर्फ समझाने में जाइए। तो मैंने जैसे बोला कि हमारी एक्सपेक्टेशन 3 की थी, उन्होंने 5 कर लिया उसको। तो क्योंकि हमने उसको समझा लिया, अब उसको अपनी ज़रूरत महसूस हो गई कि भैया मेरा सिक्योरिटी भी हो रहा है, लाइफ में भी आगे मेरा प्रॉब्लम नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो उन्होंने देखा कि अगर 3 का करेंगे 24 देंगे, 24 तो मिलेंगे भी 24 ही, तो 40 दो, तो 40 मिलेंगे ना। यही इसमें है बैकग्राउंड उस हाँ, ठीक है, ये तो ठीक है। लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम नहीं होता है जीवन उमंग में आपको मतलब कोई क्लाइंट ये नहीं बोलता है कि यार ये क्या बात हो गई, मैं जितना भर रहा हूँ उतना ही तो मुझे मिल रहा है। मैं आज भर रहा हूँ ओरिजिनल 1 पैसे लाख भी तो रुपया आपके तो मुझे 1 लाख रुपया ही मिल रहा है। मैं 40 लाख भर रहा हूँ तो 40 लाख ही मिल रहा है मुझे 15 साल के बाद। तो ये दिक्कत नहीं आती है। लेकिन आपका ओरिजिनल आपकी बात सही है, कुछ सवाल तो आएँगे ही, इसीलिए तो हाँ, आपको जवाब देना है। इसीलिए मैं बराबर, हमेशा बोलता हूँ कि आपके पास होमवर्क होना चाहिए। आज बराबर। अगर अपन जाते हैं किसी के पास तो आपके पास जवाब होना चाहिए। तो इसमें मैं इस एक चीज़ और वो आप सीए वाली प्रॉब्लम भी मैं जोड़ूँगा, हाँ, तो हाँ, उसमें मेरे को जब ये पूछते हैं, ये बोला या अगर किसी ने बोला कि ये तो देखो मैं जितना दे रहा हूँ उतना आ रहा है, बराबर। एकदम बराबर है। लेकिन जो दे रहे हो वो थोड़ी गायब हो जा रहा है। मतलब आपने जो 15 साल 1-1 लाख रुपए दिया, हाँ, जो 15 लाख आपने जमा किया,
वो तो आपका इंटैक्ट है और विथ विथ बोनस है। आप अप्रोक्सीमेट मैं रफली बोलता हूँ कि आज 15 लाख 15 साल बाद अप्रोक्सीमेट 25 या 27 लाख रुपए वो तो होए हैं ही। उसके ऊपर से 1-1 लाख दे रहे हैं ना आपको। मैं तो हमेशा चैलेंज करता हूँ, मैंने एक बैंक मैनेजर को चैलेंज कर दी। मेरे सामने बैठा था, उन्होंने बोला कुछ सजेस्ट करिए। मैंने उनको उमंग सजेस्ट उन्होंने पेंशन के लिए ही पूछा था एक्चुअली। मैं बोला ये बेस्ट है टैक्स फ्री पेंशन। तो पहले तो उसको समझ में नहीं आया। मैं बोला आप तो बैंक मैनेजर हो, मैं आपको 15 साल 1-1 लाख देता हूँ, 16वें साल से आप 1-1 लाख रुपए मेरे को जिंदगी भर देना। दे सकोगे? बोला नहीं दे सकेंगे। मतलब मैं दे रहा हूँ ना, वेरी गुड, वेरी गुड, गारंटी वेरी के गुड। साथ दे रहा हूँ। तो आप चैलेंज करिए, उनको कोई बोले नहीं दे सके, मतलब बैंक में बात करके आइए ना आप, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक बहुत बड़ी चीज आती है जो शायद आप पहले पूछे थे या आप बाद में अगर टेकअप करना चाहें कि भाई इतना रुपए अगर मैं दूंगा तो मेरे को टैक्स लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा। अगर ये आप अगर कुछ एजेंट जुड़ने के बाद पूछना या करना चाहते हैं तो मैं रुक जाता हूँ इस चीज पे। आप और कुछ सवाल पूछ लीजिए। नहीं, 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 आप बोलो, आप बात करो। हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे ये अभी जैसे एचएनआई के लिए ही होता है मेनली, और ये सवाल एचएनआई का ही है हाँ, कि भैया अगर मैं तुमको 20 लाख का प्रीमियम दूंगा तो मेरे पक्के की रकम 20 लाख जाएगी, बराबर, उस पे मेरे को एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा या मेरे को बराबर, इनकम बढ़ानी होगी। बराबर। तो मैं उनको 1-2 एग्जांपल देता हूँ, जिसमें मेरे कुछ ट्रेनिंग के कारण भी मेरे को वो आई चीजें, कुछ खुद के नॉलेज से भी वो हुई। मैं बोलता हूँ ठीक है सर, एकदम सही बात है। मैं 2-3 एग्जांपल देता हूँ। मतलब आपने गाड़ी तो ले रखी है, गाड़ी के लिए जब पैसा दिया था पक्के में गया कि नहीं? बोला गया। उस टाइम सोचा था कि कहाँ से आएगा पैसा पक्के का? नहीं। तो आप गाड़ी के लिए ले सकते हो, खुद के लिए नहीं ले सकते, अपना फ्यूचर प्लान के लिए नहीं ले सकते। दूसरी बात, मैं हमेशा एक जन को बोलता हूँ कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? काम किसके लिए कर रहे हो? अपने फ्यूचर के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए या अपना प्लानिंग के लिए? कमा उसी के लिए रहे हो। तो आप जो इनकम कमा रहे हो या उस पे जो भी टैक्स दे रहे हो, किसके लिए दे रहे हो? अब कमाई बंद कर दो, टैक्स नील। तो आप कमा किसके लिए रहे हो? बोले फ्यूचर के लिए। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट टैक्स इम्पोर्टेंट है कि फ्यूचर इम्पोर्टेंट है? आप अभी डिसाइड कर लो। अगर सिर्फ टैक्स ही इम्पोर्टेंट है तो टैक्स को पकड़ के रखिए, 1.5 लाख तक मिलता है उतना ही करिए। फ्यूचर प्लानिंग करनी है तो अमाउंट मत देखिए, आपकी रिक्वायरमेंट देखिए कि आपको गोल में कितने रुपए चाहिए, आपको अपना फ्यूचर प्लानिंग में कितने रुपए चाहिए, उसको कैसे मैनेज करना है वो बाद में करो। पहले अपना प्लान करो, उसके अकॉर्डिंगली इनकम बढ़ाओ पक्के के लिए, या 100 करो। लेकिन अगर आप ये सोचोगे, हाँ, हम ये ज़रूर बोलते हैं क्योंकि इसमें मेरा एक एडवांटेज ये है कि मैं बेसिकली वी आर ट्रेन्ड इन दैट माने फील्ड। तो किसी क्लाइंट के पास अलग-अलग फाइल्स होती हैं, एचयूएफ होती हैं, फैमिली मेंबर्स की होती हैं। हम लोग उसमें मैक्सिमम बेनिफिट किस फाइल में नहीं है या है। हाँ, ये होता है, इसमें मेहनत होती है। देखिए, मैं आपको थोड़ी देर पहले क्या बोला, लोग मेहनत नहीं करना चाहते। मेहनत होती है तो हम उसमें स्टडी करते हैं कि किस फाइल में कितनी जगह है या किस फाइल से हम कितना पैसा दे सकते हैं। उसमें मैक्सिमम बेनिफिट क्लाइंट को दिलाने की कोशिश करते हैं कि भाई जब टैक्स बेनिफिट भी हो जाए, पक्के के रकम का अरेंजमेंट भी सब जगह से हो जाए, मिनिमम टैक्स में मैक्सिमम बेनिफिट अगला ले पाए। दैट इज ऑल स्टडी, उसको करना पड़ेगा। लेकिन मैंने ऐसे-ऐसे केसेस भी हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक ही जन का कर रहे हैं, लाइफ एस्योर्ड सेम है, पर 6 फाइल से की है हमने, 7 फाइल से की है, फैमिली मेंबर सबके हिसाब से। यहाँ तो मैंने ये भी देखा है कि देखिए और शायद आप लोग तो खुद जानते ही होंगे कि एचयूएफ, आपको तो ये जानकारी तो है कि एचयूएफ से अपन अगर प्रपोज करते हैं तो उसका फॉर्म अलग हो जाता है, यस, प्रपोजल का फॉर्म। यस, लेकिन सब 300 कर देते हैं। फिर यस। क्या करते हैं, प्रीमियम का चेक खाली एचयूएफ से दिला देते अच्छा, हैं। लीगली तो वो गलत है, क्योंकि गलत है। प्रपोजल एचयूएफ होना चाहिए, पर उसमें यस, फॉर्म अलग हो जाता है। 2 डिटेल चाहिए होती है, एचयूएफ की भी इनकम की डिटेल डालनी होती है, आपको एचयूएफ की सर्टिफिकेट भी डालनी होती है मेंबर्स की। हाँ, तो इतनी मेहनत कौन करेगा? कई बार हो सकता है आप इनकम टैक्स के हिसाब से आपको मालूम ही है कि अपने स्पाउस पे, बच्चों के लिए आप पॉलिसी ले सकते हैं, एटीसी में भी बेनिफिट मिलता है, सारा है। अगर आपको वर्किंग मेंबर जेंट्स है लेकिन मिसेज की फाइल है, आप एडल्ट वाला जो है दूसरे का उसमें लेने का फॉर्म आप भरिए। आपको क्यों 300 में करना है? उनकी फाइल से पैसे दिलाइए, उनको प्रपोजल बनाइए। तो ये सब चीजें देखिए, मेहनत करके एक-एक चीज में, जैसे मैं आपको मैंने जैसे अभी बताया कि हर फाइल को स्टडी करनी है। आपको सामने वाले को समझाना है, देखो यहाँ-यहाँ फायदा है, इस फायदे से करोगे तो तुम्हारे ज़्यादा फायदा है। मैं तो एक में से भी कर दूँगा तो मेरे क्या फ़र्क पड़ना है, पर तुमको इससे ज़्यादा फायदा है। तो जब मैं बोला ना कि क्लाइंट को लगना चाहिए आप उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, उसके फायदे के लिए मेहनत कर रहे हो, उसके फ्यूचर के लिए सोच रहे हो, उसके बच्चों के फ्यूचर के लिए सोच रहे हो। क्लाइंट
आप पे विश्वास जब हो जाएगा, क्लाइंट आपको खुद बोलेगा कि भाई ऐसे करिए, ठीक है, आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं। मैं सिंपल एग्ज़ाम्पल इसमें एक और जोड़ना चाहूँगा। अ, मैंने एक फैमिली की, उसमें 12 लोग थे, उसमें 11 जनों की पॉलिसी की, बड़ी-छोटी मिला के, उनके ऑलरेडी एक्जिस्टिंग थी। मैंने उनकी सारी डिटेल्स इनकम टैक्स की सारी देख के, सारी चीज़ करके स्टडी की, और स्टडी करके मैंने देखा कि मैंने एक चार्ट बनाया, उनके सब बच्चों की एज ली, कि कब उनके एजुकेशन के लिए पैसे चाहिएँगे, कब उनको शादी के लिए पैसे चाहिएँगे, कितने चाहिएँगे, उनकी एक्जिस्टिंग पॉलिसीज़ की डिटेल निकलवाई हमने। उसको पूरा स्टडी किया, मैच्योरिटी कितनी अमाउंट आएगी, किस साल में आएगी, कितनी उनके गोल के लिए हो सकती है। मैंने गोल बेस बनाया उनको, 11 पॉलिसीज़ की डिटेल हमने बनाई। उसमें हमने क्या किया कि सब किसी के लिए, देखिए इसमें क्या होता है, देखिए मैं एक चीज़ और बोलता हूँ, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि क्लाइंट का फ़ायदा सोचना चाहिए, अपना नहीं। कई पॉलिसीज़ आपको मालूम है कि जो पीपीटी 15 साल से नीचे है, उसमें आपको कमीशन कम जाता है, ठीक है? लेकिन वो सेकेंडरी होना चाहिए, मेरा बोलने का मतलब ये है। सामने वाले की ज़रूरत देखनी चाहिए। तो उसमें बहुत सी पॉलिसी ऐसी थी कि उनके बच्चे 8 साल, 9 साल, 10 साल के भी हो गए थे, तो मेरा पीपीटी 15 से नीचे आ रहा था। मैंने पीपीटी नीचे करके ही बनाया, कोई इश्यू नहीं। किसी में लक्ष्य था, किसी में तरुण था, जो भी है, हर चीज़ की अलग-अलग बना के सामने वाले को बढ़िया से एक चार्ट बना के दिया, कि आपको ये करना चाहिए। सामने वाला आदमी ऑनेस्ट था, उन्होंने बोला कि देखिए मैं करूँगा आपसे, क्योंकि आप एडवाइस बहुत मेहनत करके बनाए हो, कर रहे हो, पर मेरा एक रिलेटिव किसी और दूसरी जगह पे एलआईसी करते हैं, मैं उनसे राय लेना चाहता हूँ। मैं बोला आप राय लीजिए, मेरा नाम कोट मत करिए, आप आराम से राय लीजिए उनसे, और उनको बोलिए कि ये पॉलिसी करनी है। आप क्या बोलते हैं? उनको ये बोलिए। सामने वाले ने मेरा चार्ट ले गया, मेरा नाम कहीं था नहीं। हम वो चार्ट ले जाके उनको दिखाया, और उसमें कुछ चेंजेस कर दिए, सामने वाले ने ले आए। सामने वाले ने क्या समझाया उनको कि सर आपको जीवन लाभ लीजिए, 25 साल का लीजिए, आपको 16 साल पेमेंट करेंगे, रिटर्न बहुत है, बहुत ज़्यादा रिटर्न। वो क्या किए, मैक्सिमम में करेक्शन कर करके मेरे पास लेके आए। करना तो मेरे पास, तो उन्होंने कमिट करके गए, उनको विश्वास भी है मेरे, ठीक है, क्योंकि मैंने मेहनत की थी उनके उस पे। लेके आए, उन्होंने मेरे को चार्ट दिया कि देखिए ये पॉलिसी करनी है। बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, पैसे आपको देने हैं, आप बोलेंगे वो करेंगे। पर मैंने ये मेहनत क्यों की, आप थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। आप बैठिए 2 मिनट, कोई बात नहीं है, चाय मँगाई, बात की। मैं बोला सर आपके जब बुखार होती है ना, तो क्या करते हो आप? तो बोला पैरासिटामोल की दवाई लेते हैं। बोला सर आपके तो पेट दर्द में भी आप पैरासिटामोल ही लेते होंगे? बोला नहीं, नहीं उसमें तो दर्द की दवाई लेते हैं। बोला सर आपने यहाँ तो सारा पैरासिटामोल लिखा लिया है, बीमारी अलग-अलग थी सर आपकी। किसी बच्चे की उम्र अलग है, किसी का एजुकेशन के लिए, किसी की शादी के लिए, किसी टैक्स प्लानिंग की थी, पर आपने सारा चेंज करा लाया है। अब सब में एक दवाई लिख दी आपको। तब उसने देखा कि उसने उस टाइम तक इतना नोट नहीं देख किया था। फिर उन्होंने देखा कि हाँ, ये तो बात सही है कि सारी एक से बनवा दी उन्होंने, जिसने उसको एडवाइस की। दूसरी बात उनको बोली मैं, ये बात सही है, तो वो शांत हो गया उसी में। दूसरी बात मैंने आपको उनको बोला कि उसी चार्ट में एक बच्ची थी जिसकी उम्र 10 साल थी। मैंने बोला कि सर देखिए मैंने आपके लिए बनाया था ये 15 साल मैच्योरिटी, नो डाउट 15 साल मैच्योरिटी लोगे, पीपीटी 10 साल था, तरुण था, तो मैं बोला कि आपको कम मिलेगा रिटर्न। डेफिनिटली 15 साल है तो थोड़ा रिटर्न कम मिलेगा। आपने इसको 25 साल कर लिया, बहुत बढ़िया किया, रिटर्न बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो अब तो आप बेटी की शादी 35 साल में करेंगे, 25 में तो करेंगे नहीं। बोले वो कैसे शादी तो 25-26 में होगी। बोला सर इसमें तो 2 ही बातें हो सकती है। या तो ये जो प्लानिंग है वो बच्ची की शादी की नहीं है, और या फिर आप बच्ची की शादी 35 में करेंगे। तीसरी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये 10 साल की हो चुकी, मैच्योरिटी आएगी 25 में, 25 साल बाद, 35 की हो चुकी होगी बेटी। ठंडे पड़ गए, उनको समझ में आ गई। तीसरी बात मैंने उनको समझाई कि देखिए सर, अब देखिए डिफरेंस क्या है मैं बोला, आपने जो चेंज करके लाया है ना, सामने वाले को बोला था कि आप पॉलिसी उनसे करोगे कि नहीं करोगे? तो बोला ना, उनको मैंने बोला कि करनी है। कुछ अब मैंने बोला कि मैं आप मेरे देखिए आप मैं आपकी पॉलिसी करूँगा, मेरे को तो कुछ मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। ₹1 मिले, ₹5 मिले, ₹100 मिले, कुछ ना कुछ मिलेगा। कब तक मिलेगा मेरे को? सर जब तक आप पे करोगे। फिर मैंने उसी में उठाया, उसी पॉलिसी को जिसमें मैं 10 साल की बच्ची की बात जो बोला, एक ही आइडेंटिफाई किया। बस देखिए सर ये पॉलिसी है 15 साल की, और इसमें आप प्रीमियम दोगे 10 साल।
आपने इसको बदली करके ले आए हैं 25 साल और 16 साल प्रीमियम। अब मेरे को ₹1 मिले, ₹5 मिले, आप 10 साल दोगे तो 10 ही साल मिलना है, 16 साल दोगे तो 16 साल मिलना है। आप जो बता रहे हो उसमें मेरे को बहुत फायदा है। डिसीजन आपको लेना है सर, मेरा फायदा देखना है कि आपका देखना है। सामने वाला 1 मिनट तक शांत बैठा, उसके बाद बोला कि सर आपने जो बनाया है ना, एज़ इट इज़ आप वैसा का वैसा करो। पूरी 11 पॉलिसी, जो प्लान जितने पीरियड का था, वही का वही बनाया। क्योंकि सामने वाले को लगना चाहिए कि उसके लिए आप मेहनत कर रहे हो। तो इस टाइप से अगर अपन अप्रोच करते हैं ना, अगर अपना अप्रोच ये रहे कि सामने वाले के फायदे का रहे, जैसे मैंने बोला मैंने पीपीटी अब 15 से नीचे होते ही नुकसान है, लेकिन मेरा पीपीटी नहीं देखना है ना, सामने वाले का देखना है सर। उसको क्या जा रहा है, उसका गोल पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसकी बच्ची 25 साल में शादी होगी, 35 में नहीं होगी। तो अगर इस अप्रोच में अपन काम करते हैं, अगर कोई अच्छे से मेहनत करते हैं, तो कि सबके लिए 2 चीजें हैं, नॉलेज और मेहनत। आप सोचेंगे बिना मेहनत के काम कर लेंगे, बिना नॉलेज के करेंगे तो वो तो हो नहीं सकती। फिर तो वही होगा सर, एक पॉलिसी दे दो, सामने वाला 10,000 की दे दे, 20,000 की दे दे, 50,000 की दे दे, वो सामने वाला ऑब्लिगेशन में कितना देता है उतना ही। वापिस थोड़ा जीवन उमंग के ऊपर, वो 5 करोड़ का प्रपोजल है उसके ऊपर आते हैं। वहां पर आजकल क्या हो रहा है ना, जीवन उमंग जहां से मतलब बहुत सारे लोग बेच भी रहे हैं, बहुत सारे अपने एजेंट्स बेच भी रहे हैं, और अलग अलग ट्रेनर्स अलग अलग चीज बताते हैं। जीवन उमंग में एक कॉमन फीचर सब लोग बताते हैं, वो है 3 साल के बाद पेडअप। अभी वो तो वो 2 साल के लिए आ गया, नए 945 में 2 साल के लिए आ गया, तो 2 साल के बाद पेडअप वैल्यू जनरेट हो जाती है। तो एक महाशय जो है, एक ट्रेनर जो है, अच्छे ट्रेनर है, वो बताते हैं कि ये प्लान आप 3 प्रकार से बेच सकते हो। अगर 15 लाख का प्रीमियम है तो 15 लाख का प्रीमियम 1-1 लाख 15 साल दे दो, या 5-5 लाख 3 साल दे दो, या 3-3 लाख 5 साल दे दो, बराबर ना। तो इसमें प्रीमियम पेइंग टर्म कम हो जाती है, ठीक है। 15 लाख रुपया उसको 5 साल में वो 3-3 लाख करके भी दे सकता है, राइट। तो आपने जो ये 5 करोड़ का सम एश्योर्ड बेचा है, तो इसमें आपने ये पार्टी को ये चीज बताई थी या है या नहीं, ये पहली बात। नहीं, दूसरी बात, आपकी पार्टी 40 लाख रुपया जो है वो 15 साल पूरा भरने वाली है, ओके। तो अगर पूरा भर रहे हो तो 15 साल का उसका कमिटमेंट आ गया। आज की तारीख में लोग कमिटमेंट के लिए डरते हैं। तो मेरे को 2 सवाल इसमें पूछने हैं, एक आपकी पार्टी के लिए, दूसरा कि ये जो उचित है कि नहीं है, एज अ सीए आप इसे कैसे देखते हो कि 15 लाख रुपया या जो भी 15 साल का अमाउंट है, वो 5 साल उसको भरना है, 3 साल उसको उसको ये बताना है, तो ये आपको कैसे लगता है? ये दोनों सवाल मैंने आपको पूछे हैं, आप उसका जवाब दीजिए। देखिए सर, इसमें आपका सवाल बहुत अच्छा है। पहली बात तो देखिए, मैं मेरे वाले केस में आता हूँ पहले। हाँ, हमने जब उनको अप्रोच किया या उनको जब बताया, तो हमने आप जिससे बताया कि 3 साल या 2 साल या शॉर्ट पीरियड का हमने नहीं बताया, तो कि देने का। देना अगले को 15 साल ही हमने वही बताया। एक चीज़ ज़रूर हमने बोली, उन्होंने एक सवाल पूछा था कि कोई कारण से 2-4 साल देके नहीं दे पाए तो? बोला सर नहीं दे पाए, लैप्स नहीं होगा, पेड अप वैल्यू कमेगा। लेकिन अपन नेगेटिव क्यों सोचेंगे सर? अपने को पूरा ही देना है, क्योंकि जितना देंगे, चीनी जितनी डाली जाएगी, चाय उतनी मीठी होगी। चीनी डालते जाइए, मीठी होगी। चीनी कमा देंगे, बंद कर देंगे तो उधर चाय मीठी नहीं होगी, मतलब रिटर्न कम हो जाएंगे। तो अपनी कोशिश है देने की। अनफॉर्चुनेट कुछ हुआ तभी बंद किया जाएगा। तो हमारे शॉर्ट पीरियड के लिए हमने वो प्रीमियम नहीं उठाया, जैसे कि कई ट्रेनर देते हैं। अब आ जाते हैं कि आप फाइनेंशियली क्या एडवाइस करेंगे। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, देखिए एक तो क्या होता है, मैंने आपको बोला कि हर आदमी की जरूरत अलग होती है, हर आदमी के पास ऑप्शंस अलग अलग होते हैं। अगर मेरे कोई क्लाइंट मेरे को ये बोले कि भाई मैं 3 साल में या पैसा 15 साल वाला दे देना चाहता हूँ, मैं क्लाइंट को कभी भी नहीं बोलूंगा कि आप दे दीजिए। ओके। अगला ये बोलेगा कि चौथे साल से मेरे पास नहीं रहेगा। बोला ठीक है सर, आप पैसे दे दो सारे, एलआईसी में मत दो सारे। आपकी पॉलिसी मान लीजिए कि 1-1 लाख रुपया साल का प्रीमियम है, 15 लाख आपको एक साथ 3 साल 5-5 लाख नहीं देने हैं। देखिए इसमें वही की वही बात है कि अगर मैं 5 लाख करके 3 साल दिलवा लेता हूँ,
मेरे पास कमीशन ज्यादा आएगा 3 साल के लिए, ठीक है, पहले साल के लिए खासकर, बाकी 2 के लिए। फिर वही बात हो गई कि इंटरेस्ट किसका देखना, अपना है या सामने वाले का। तो मैं उसको कभी सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं उनको बोलूंगा ठीक है सर, आपके पास आज ही 3 साल में आपको 5-5 लाख देने हैं, आप एलआईसी में मत डालिए, पैसे मेरे को दीजिए, मैं आपके लिए ही प्लान करूंगा उसको। एलआईसी में 1-1 लाख ही देंगे, 15 साल देंगे। कैसे देंगे? उस पैसे को या तो, अब डिपेंड करता है आपके पास क्या-क्या ऑप्शंस है। अगर और जो सामने वाला है वो कितना रिस्क टेकिंग आदमी है या क्या है नहीं है। आइदर उसको कुछ 1-2 भाग करेंगे, कुछ एफडी में डालेंगे, 1-1 लाख हर साल मैच्योर करा के, या वैसे पॉलिसी माने 1 साल की एक एफडी, 2 साल की एफडी, 3 साल की ऐसे करेंगे, या म्यूचुअल फंड या उस टाइप से कोई ऑप्शंस करके और कैलकुलेट किया जाएगा, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि सामने वाला कैसा है। पर मैं एक साथ 5-5 लाख नहीं डालूँगा क्योंकि इसमें मेरे को फ़ायदा है। मैं एमडीआरटी, टीओटी, सीओटी सब हो सकता हूँ उससे, लेकिन सामने वाले को फ़ायदा नहीं है। क्यों? आप कैलकुलेट करोगे जब आईआरआर में ना, मैं बोलता हूँ कि आईआरआर हर जगह ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती आईआरआर में नुकसान या इनकम में नुकसान किया हुआ भी सही नहीं है। आप 3 साल में अगर 5-5 लाख दे के आईआरआर निकालोगे तो आईआरआर बहुत कम हो जाना है आपका। तो प्रैक्टिकली आईआरआर क्या है? रिटर्न परसेंटेज। उससे बेटर है मैं 1-1 लाख दूँगा, बाकी के जो 4-4 लाख मतलब जो बचेंगे, उसको अगर मैं दूसरे किसी में भी करूँगा तो सामने वाले को कुछ ना कुछ इंटरेस्ट आएगा, कुछ ना कुछ गेन होगा। तो फाइनेंशियली वो एडवाइजेबल नहीं है। ये मैं देखिए मैं आपको नाम कोट करे बिना बोलूँगा, कई ट्रेनर थे उसमें मेरे को भी ये बताया गया था कि इस टाइप से भी आप कर सकते हैं। पर देखिए सुनना सबका चाहिए, सीखनी सब चीज़ चाहिए अच्छी, लेकिन अपना ब्रेन हमेशा अप्लाई करना चाहिए क्योंकि ट्रेनिंग जो दे रहा है वो आपको सिखा रहा है, अच्छी बात है। अगर आप उसको बिना अपना ब्रेन अप्लाई किए हुए आप यूज़ कर दोगे, क्योंकि क्लाइंट आपको जानता है, ट्रेनर को नहीं जानता। तो क्लाइंट का फ़ायदा देखना आपकी ज़िम्मेवारी है। तो पर्सनली मैं उसको सजेस्ट नहीं करूँगा, अगर लेकिन मैंने आपको ये बोला कि आप पैसे मत छोड़िए। मतलब आप अपने पास ना रखो, वो बोलेंगे मैं 3 ही साल दे सकता हूँ, कोई बात नहीं सर, आपका 3 साल में ही दीजिए, लेकिन तरीका मेरे से दीजिए, आपके फ़ायदे के लिए। तो वो जो 15 साल तक जो बाकी के 12 लाख रखेगा या इनडायरेक्टली थोड़ा-थोड़ा करके जाएगा ना, तो उसमें उसको नहीं भी होगा तो लाख 2 लाख रुपए का तो फ़ायदा होना है, ब्याज का। जब उसको वो चीज़ दिखेगी, समझ में आएगी ना, तो अगला बोलेगा ठीक है, पैसा मेरा 3 साल में निकल गया, मेरे को हाथ से नहीं निकालना, जो उसी पैसे को रोटेट करके सामने वाला दे रहा है, क्या तकलीफ है? तो मैं ये सजेशन दूँगा सबको कि सामने वाले का फ़ायदा देखें, आपको क्या कमीशन आएगा वो मत देखें। तो नॉर्मली जो वो देते हैं जो एडवाइस ना, जो ट्रेनर भी या जो सोचते हैं वैसा वो उसी लाइन में सोचते हैं कि मेरा टारगेट पहले पूरा हो रहा है, जल्दी पूरा हो रहा है, सीओटी, एओटी, एमडीआरटी जो भी है और मेरे को फर्स्ट ईयर कमीशन आ रहा है। लेकिन क्लाइंट को इसमें बहुत नुकसान है। चलो, अभी आपने आईआरआर का ज़िक्र किया ही है, तो हम आईआरआर के पास जाते हैं। क्या हम हमें आप इस माध्यम से हमें आईआरआर कैसे निकालना वो सिखा सकते हैं? कैसे निकालना है? ये आप सिखा सकते हो? स्क्रीन शेयरिंग तो मैं देखता हूँ शायद नहीं हो पाएगा, मैं मोबाइल पे हूँ, बट मैं बेसिकली आपको एक बात बोलता हूँ, हाँ, थोड़ा एक्सेल मतलब ऐसे बताओगे तो भी एक्सेल चलेगा, एक्स नो इश्यू। हाँ, एक्सेल एक्सेल आजकल सब यूज़ करते हैं। यस, हाँ, अब अपने को क्या करना होता है कि एक्सेल में आईआरआर बेसिकली है क्या? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है? कि हुँ, आपके पैसे जो जा रहे हैं, उसका ब्याज या आ रहे हैं, उसका ब्याज। वो कैलकुलेट करता है कि जो लग रहा है ईयर टू ईयर, उसके हिसाब से जो रिटर्न आना चाहिए या जो भी बाद में आ रहा है, उसका रेट ऑफ रिटर्न क्या है? मान लीजिए कि आपने 1-1 लाख एग्ज़ाम्पल के लिए ले लें कि 1-1 लाख रुपए करके प्रीमियम दिया 20 साल, अब 914 ही समझिए इसको और 20 साल बाद आपको इतना रुपया मिला, तो आपको एक्सेल शीट में ये निकालना है कि पहले 1 लाख माइनस, दूसरे साल फिर 1 लाख माइनस, 20 साल तक माइनस 1-1 लाख किए और लास्ट वाले ईयर में जब मिलना है पैसा, उसमें आप उसको 40 लाख हुआ या 35 हुआ या जो भी हुआ वो डाला और उसके नीचे एक आप एक्सेल का फ़ॉर्मूला होता है आईआरआर का, वो सिर्फ़ फ़ॉर्मूला डाल देंगे, तो ऊपर से लेके नीचे तक का वो आईआरआर निकाल देगा। ये सिंपल चीज़ है, आप कहीं भी गूगल भी सर्च करेंगे ना आईआरआर फ़ॉर्मूला मिल जाएगा, एक्सेल में सर्च करेंगे आईआरआर फ़ॉर्मूला मिल जाएगा। अब इसको कैसे आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे क्लाइंट को, क्या करना चाहिए, कहाँ किस चीज़ को यूज़ करना चाहिए, नहीं चाहिए। देखिए आईआरआर बहुत से क्लाइंट हैं जो सिर्फ़ ब्याज समझते हैं और आईआरआर इज़ ब्याज, उसी का कैलकुलेशन है आईआरआर।
तो बहुत से क्लाइंट ऐसे होते हैं, खासकर एचएनआई में होते हैं कि रिटर्न क्या आ रहा है मेरे को, वहाँ आपको आईआरआर निकाल के देना ही पड़ता है। और वहाँ देखिए आपको आपके एक्सपीरियंस से भी आप जानेंगे कि जो जिसको गोल बेस्ड नहीं होता, सिर्फ आईआरआर बेस्ड होता है ना, वो मैक्सिमम लाभ में जाते हैं। क्योंकि नॉर्मली आपको आईआरआर लाभ का ही सबसे ज़्यादा निकलता है नॉर्मली। लेकिन अब वही बात आ गई कि सामने वाले की ज़रूरत महसूस करिए, सामने वाले की इंटेंशन महसूस करिए कि सामने वाला एडमेंटली खाली ब्याज पे है तो आप भी ज़्यादा बहस मत करिए, लाभ का आईआरआर दिखाइए। उसको वो अगर क्वेश्चन करता है कि देखो म्यूचुअल फंड में ये रिटर्न आता है, एफडी में ये आता है, तो ये आता है, इसमें ये आता है, ठीक है, डेफिनेटली आता है। फिर उनको समझाइए सर कि म्यूचुअल फंड में आप डाटा मेहनत करिए, डाटा निकालिए। लास्ट 10 साल का एवरेज जो है रिटर्न है, वो 9 से 10%, 10 से 11% मैक्सिमम आता है। अगर आप म्यूचुअल फंड का एवरेज निकालेंगे, अब पर्टिकुलर कोई स्कीम में मत जाइए, वो तो 15% भी आ सकता है, किसी का 20% भी आ सकता है। एवरेज म्यूचुअल फंड का रिटर्न आपका 10% से ऊपर नहीं है, एवरेज। अब 10% एवरेज में आपने किया, फिर उसको आप बताइए कि इस पे 10% टैक्स है आज की डेट में, 9% आ गया। 9% है आपका रिस्क लेने के बाद। मार्केट फ्लक्चुएट होता है सर, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ये भी मैं मानता हूँ कि लॉन्ग टर्म में शायद कम ही नहीं, लेकिन आपने किसी एक गोल के लिए लिया, उस टाइम अगर मार्केट 6000 2000 पॉइंट गिरा हुआ है, तो आपका गोल के लिए आप यूज नहीं कर सकते थे। कभी उसको डिनाई मत करिए, उसको बोलिए सर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए सर, स्पेयर मनी करिए, हर मनी मत करिए, थोड़ा करिए। और ऐसे भी आपको ये जानकारी होगी कि कोई भी बड़ा फाइनेंशियल एडवाइजर कभी भी जब बोलता है कि एक जगह सारे पैसे नहीं रखने चाहिए, वो हमेशा बोलता है कि इक्विटी में पैसे हमेशा 30% एज के वाइज होता है, 20%, 30%, 15%, 40%, उससे ऊपर जाना नहीं चाहिए। वो भी समझाइए उनको कि सर एक ही जगह नहीं जाना चाहिए। फिर आप आ जाइए, उसको कंपैरिजन करिए एफडी के साथ या डेब्ट वाले के साथ म्यूचुअल फंड। अब उनको बताइए कि इक्विटी अलग हो गई, इक्विटी में रिस्क ज्यादा है, डेब्ट में रिस्क कम है, लेकिन फिर भी है। सर आप जब आप गारंटेड या लिमिटेड रिटर्न में ही जा रहे हो, तो फिर म्यूचुअल फंड में क्यों जा रहे हो सर? फिर आपके पास एफडी है, एलआईसी है, सब है। अब आइए एफडी पे सर, एफडी की रेट आज की डेट में 6% से नीचे है और आप 30% में पढ़ते हो, सपोज अपन मान लेते हैं एचएनआई है, माइनस करिए सर, 30% अगर आप माइनस कर लेते हैं तो जो 6% वाला रिटर्न है वो 4%, 4.2 के आसपास आ जाता है। सरचार्ज जोड़ लेंगे तो और नीचे आ जाएगा। एलआईसी आपको देखिए आईआरआर निकाल के दीजिए, आपको उसको जो सिर्फ आईआरआर मांग रहा है, तो वो अप्रोक्सीमेट 7.25 के आसपास आ जाएगा लाभ का, जीवन लाभ का 25 साल वाला प्लान अप्रोक्सीमेट 7.25 के आसपास आ जाएगा। तो बताइए सर ये टैक्स फ्री आएगा 7.25? इसको फिर बताइए उसको सर, इसमें टैक्स जोड़ लीजिए सर 30%, ये 70% है, इसमें 30% जोड़ लीजिए सर। आप 7.25 का जो आईआरआर निकला है, अगर इसको प्री टैक्स कर लेंगे तो ये 10% चला जाएगा। तो सर इसका रिटर्न टैक्स फ्री आ रहा है ना, रिटर्न देखिए 10% के आसपास हो गया आपका, प्लस रिस्क कवर तो पॉकेट में हो गया। तो ये चीजें देखिए, मैंने एक लमसम एक रफ फिगर लिया है, हर आदमी के एज के हिसाब से प्रीमियम चेंज हो जाता है, तो आईआरआर चेंज हो जाता है। पर बेसिकली यही है कि अगर सिर्फ आईआरआर वाला है तो लाभ है, लेकिन उसको समझाइए। अब यही बात मैंने बोला कि अब पहले मैंने आईआरआर समझाया, अब लेकिन मेरे को मालूम है कि सामने वाले के बच्चे छोटे हैं, उसको गोल बेस्ड करना ही है, चाहिए, तो आप उसको एडवाइस करिए। देखिए उसके सिर्फ मैं अभी जो थोड़ी देर पहले आपको बोला कि अपने को क्लाइंट की जरूरत के हिसाब से सोचना है। हो सकता है क्लाइंट को अपनी जरूरत नहीं मालूम है, उसको एहसास करवाइए। सिर्फ प्रीमियम बड़ी चीज नहीं है। बात है कि जब आप सही चीज करोगे ना, तो बाद में वो रियलाइज करेगा कि मेरे को सही एडवाइस दिया, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आपने उसने बोला मेरे को आईआरआर है, आईआरआर चाहिए, आपने लाभ देके आ गए, ठीक है, बहुत बढ़िया बात। लेकिन उससे बेटर मैं ये सजेस्ट करूंगा, आप मानिए फैमिली हिस्ट्री लीजिए हर बार, चाहे सामने वाला कुछ भी बोले। अब उसके छोटा बच्चा है तो उसको पहले लक्ष्य को पुश मतलब समझाइए कि सर आप ठीक है लाभ कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, तो अच्छा रिटर्न है सर, लेकिन अगर कुछ हो गया तो कहाँ जाओगे? उसी दिन पैसे मिल जाएंगे, बच्चे की शादी के लिए या पैसे रहेंगे? नहीं रहेंगे। ये देखिए लक्ष्य है, इसमें रिटर्न कम है सर थोड़ा, लेकिन सिक्योरिटी ट्रिपल है सर। टर्म राइडर के साथ अब डेथ पे मिलेगा, हर साल मिलेगा मेंटेनेंस का, जब तक पॉलिसी मैच्योर्ड नहीं होगी, और मैच्योरिटी वैल्यू भी जो मिलना वो मिलेगा। अगर इन केस डेथ हो जाता है तो इसका आईआरआर आप निकाल पाओगे सर? नहीं निकाल पाओगे, बहुत ज्यादा है। समझाइए उनको।
क्योंकि उनकी जरूरत है। बहुत जन क्या होते हैं, वो माइंड सेट बना के आते हैं कि मेरे को सिर्फ रिटर्न देखना है, लेकिन जब आप उसको जरूरत महसूस कराओगे, वो लक्ष्य भी लेगा, दूसरी चीज भी लेगा, और जो समझ के लेगा, वो 10 जनों को बोलेगा कि भैया मेरे को अच्छी चीज दी है। अगर उसी की बात सुन के आ जाओगे तो जो पॉलिसी वो बनानी है वही बननी है, फ्यूचर नहीं बनना। बराबर है, एब्सोल्युटली। मैं एक रिक्वेस्ट आपको करूंगा। जी बोले। ये आपने जो आईआरआर की बात बताई वो बहुत अच्छी बताई। आप इसका एक वीडियो बनाइए, जी वो पूरा स्क्रीन शेयरिंग वगैरह करके पूरा अच्छी तरीके से उसको, तो वो एक वीडियो अगर आप भेजेंगे ना हमारे एजेंट्स के लिए, डेफिनेटली सर, काफी शानदार हो जाएगा वो, ताकि लोग है डेफिनेटली ना एजुकेट हो जाएंगे। डेफिनेटली। ये जो हमारा जोत से जोत जगाते चलो, ये जो सीरीज हमारा चल रहा है ना, ये सीरीज के अंतर्गत हम एजेंट्स भाई को एजुकेट करने के लिए एजेंट्स भाई को ही बुलाते हैं। हम किसी और ट्रेनर को नहीं बुलाते हैं, ना ही हम कोई फीस चार्ज करते हैं। हम डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए भी यही सीरीज चलाते हैं कि जो सक्सेसफुल डेवलपमेंट ऑफिसर है वो सक्सेसफुल वो उसके तरीके बताएगा हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर को, एजेंट्स हमारे एजेंट्स को बताएगा। और ये जूम के माध्यम से हो रहा है। लगभग 450 लोग आपसे आज जुड़े थे और आपकी बातें सुन रहे थे। तो ये जो चीज है ना, मैं ये चाहता हूं कि अगर आप आईआरआर के बाद, लोगों को आईआरआर समझ में नहीं आता है, लोगों को कोई सरल तरीके से अगर समझेगा ना, तो वो समझ जाएगा, ठीक है ना। तो एक झटके में ये समझेगा नहीं। इसके लिए मेरी आपकी गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि आप ये छोटा जरूर सा एक वीडियो बना के जरूर भेज दीजिए, जरूर। ताकि मैं लोगों को फॉरवर्ड कर सकूं। ऑलरेडी हमारे LIC परफ्यूमर जो ग्रुप है हमारा, जिसमें मैंने आपको भी शामिल किया है, उसके 4 ग्रुप्स हमारे बन चुके हैं। और जी हमारा रिक्रूटमेंट जो डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए है, वो भी हमारा 4 ग्रुप्स बन चुका है। जी सो मैं लोगों को आह्वान करूंगा कि आप उसमें जुड़ जाए, ताकि ये जो हमारी सीरीज चल रही है, इसमें हम शामिल हो सके। मेरा नंबर है 8779648886, 8779648886। उसमें भेज दीजिए ताकि मैं आपको उसका लिंक भेजूं। जी और जाते जाते मैं एक बात जरूर बोलूंगा आपके लिए कि आपने इतने अच्छी तरीके से आज ये सेशन हैंडल किया है, इतनी अच्छी तरीके से बात की करने के लिए और बातें करने के लिए और सवाल पूछने के लिए। बहुत सवाल अभी भी है, ये 1 घंटा और 1.5 घंटे में ये समाप्त नहीं होने वाला है, लेकिन जो भी निचोड़ निकला इस सीरीज का या इस सेशन का, वो बहुत ही बढ़िया निकला कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी मिसेस के नाम पे एजेंसी लेकर कितनी अच्छी तरीके से समझा रहा है, जो ये नहीं वो मतलब पैसों के पीछे नहीं भाग रहा है, जो आजकल सब लोग पैसों के पीछे भागते हैं, कमीशन आ रहा है तो कमीशन दबोच लेते हैं, वो नहीं ये करके। और आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट ये भी बताया जो उमंग के बारे में, जो आजकल तरीका चल रहा है 2 साल भरो 3 साल भरो, उसके बारे में भी बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया। जो थैंक यू वेरी मच कि आपने हमारे एजेंट्स को आज अच्छी तरीके से एजुकेट किया, जिसकी जरूरत है। ये जो चल रहा है ना, ये दौर जो चल रहा है ना, ये एजुकेशन का दौर है। जिसके पास नॉलेज ज्यादा, उसका जो ये है रुतबा जो है वो रुतबा ज्यादा होगा। जो करेगा ज्यादा पढ़ाई, वही करेगा ज्यादा कमाई। एक सिंपल सी चीज है। अभी आपको भी मैं देख रहा हूँ कि आपके पीछे बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई है, बावजूद आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्जाम करने के बाद भी ये बुक्स आपको लगती है, क्योंकि रेगुलर अपडेशन होना बहुत 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 आवश्यक जरूरी है, जरूरी है। तो जरूरी है। एक वकील को भी उतनी पढ़ाई करनी पड़ती है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी उतनी पढ़ाई करनी पड़ती है, एक डॉक्टर को भी उतनी पढ़ाई करनी पड़ती है, और लगातार पढ़ाई करनी पड़ती है। इसीलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी अपनी जो है उसकी जो ये चल रहा है उसको प्रैक्टिस कहता है, डॉक्टर भी प्रैक्टिस बोलता है, और वकील भी प्रैक्टिस बोलता है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो श्रावण जी, आपने ये बहुत बढ़िया चीज आज हमारे लिए दे दी, और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा आपके डेवलपमेंट ऑफिसर का कि उन्होंने भी ये मौका हमें दे दिया, ताकि आप जैसा हीरा आज हमारी इस सीरीज में आ गया। सो यू आर अ डायमंड ऑफ आवर इंडस्ट्री। एंड मैं वापिस एक बार दोहराऊंगा कि COT मत हुई है, आप TOT हो जाएंगे, उसके काबिल आप हो, ठीक है ना। आप जरूर सितंबर में वो पहले COT करिए और उसके बाद में TOT आपका हो जाएगा।
और इसी तरीके से आपका ये दौर चलते रहे, आपकी सक्सेस की जो पताका है वो ऐसे ही चलते रहे और प्रोग्रेस बढ़ते रहे। और मैं धन्यवाद। वापिस आपको बुलाता रहूंगा। वापिस एक बार गुजारिश करूंगा वो वीडियो का, IRR का वीडियो जरूर भेजना। जरूर 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 थैंक यू बनाऊंगा वेरी मैं। मच, थैंक्स अ लॉट। और विद दिस प्रणाम आपको। बहुत बहुत और बहुत धन्यवाद। यस यस सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। हाँ, और श्रोतागण आप भी, आपका भी तहे दिल से थैंक यू, क्योंकि 450 के ऊपर गए थे लोग। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। बाय बाय सर जी, थैंक यू।